पिछले क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर है, या जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसमें से कोई डाउट्स है तो कोई पूछ सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम जो था हम्म। जिसमें आपका फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज करके जो हम लोग करे थे, नहीं कॉम्पोजिशन नहीं, टाइम ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सप्लाई। हाँ एग्जैक्टली, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ बताइए उसमें क्या हाँ था। सर, टाइम ऑफ सप्लाई में जो फर्स्ट है हमारा फॉरवर्ड चार्ज, उसमें हमारा हम लोग को देखना है अर्लियर ऑफ द 5 डेट्स। नहीं, पहले आपको बेसिकली 3 डेट उसमें निकालने हैं। हाँ एक हाँ। डेट वो देखना है जो इनवाइस का डेट होगा। राइट। दूसरा वो डेट देखना है जिस दिन आपने गुड्स डिस्पैच किया है आपके यहाँ से, यानी कि सप्लायर के यहाँ से गुड्स जिस दिन रिमूव हुआ है, वो डेट हम्म। देखना है सेकंड। और थर्ड देखना है कि पेमेंट का डेट। तो पेमेंट के डेट में अगेन दो तो कंडीशंस है। हाँ, हाँ। कि आपके बैंक में किस दिन क्रेडिट हुआ या आपने बुक में कब एंट्री किया। इस दोनों में से जो पहले होगा वो पेमेंट का डेट माना जाएगा। राइट क्लियर। सर, और रिवर्स चार्ज के अंदर में हमारे को हाँ, 30 डेज का ग्रेस दिया हुआ है। इनवाइस डेट, जिस दिन इनवाइस का डेट होगा, जैसे हाँ यहाँ पे हमारा था डेट ऑफ इनवाइस, तो वहां पे लेंगे डेट ऑफ इनवाइस प्लस 30 डेज, पहला पॉइंट में। हाँ। और दूसरे पॉइंट में द गुड्स रिसीविंग डेट, क्योंकि यहाँ उसी। पे इनवर्स चार्ज में बायर को टैक्स देना होता है ना, तो हमने गुड्स राइट। रिसीव किस दिन किया, तो गुड्स रिसीविंग डेट। और तीसरा पॉइंट वही, हमने पेमेंट कब कर दिया। पेमेंट। हाँ, पेमेंट का। और इसके बाद सर जब सब सर्विसेज में आते हैं तो सर्विसेज के अंदर में वापस आपका फॉरवर्ड चार्ज के अंदर में हाँ, वहां पे आपको पहले ये 30। देखना होगा कि आपने, क्योंकि वहां पे जो रूल है हमारा जीएसटी का, उसमें कहता है कि जो बिलिंग होगी वो सर्विस देने के 30 दिन के अंदर में हो जानी चाहिए। तो हो पहले हम जाना वहां पे, चाहिए। हाँ, पहले हम वहां देखेंगे कि क्या सर्विस प्रोवाइडर 30 डेज के अंदर में बिल रेज किया है या नहीं किया है। अगर 30 डेज के अंदर में बिल रेज किया होगा तो दो डेट देखेंगे। एक डेट हम्म। देखेंगे हम कि बिल का डेट क्या है, और दूसरा पेमेंट का डेट। इस दोनों में जो अर्लियर हो। राइट। और रिवर्स चार्ज के अंदर में सर वो 30 एंड 30 60 30 हो प्लस जाता है। 30 60 डेज। हाँ, वहां पे 60 सिक्सटी डेज ले डेज लेंगे। के 60 डेज हम्म। के अंदर में अगर बिल नहीं इशू होता है तब फिर नहीं हम नहीं नहीं लोग नहीं को। नहीं 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 नहीं। वहां पे बिल का डेट प्लस 30 डेज ही आपको देखना है। इशू नहीं होता है ये नहीं देखना है। जिस हम्म। दिन बिल इशू हुआ होगा, ठीक है, हम्म। प्लस 30 डेज, और पेमेंट ओके। जिस दिन हमने किया होगा, किया होगा वो डेट। राइट। ठीक है। और अगर 30 डेज में अगर बिलिंग नहीं आई होगी, तो जिस दिन सर्विस दिया होगा। प्रोविजन ऑफ हाँ, सर्विसेज। हाँ, उसी को बोलते हैं जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट किया होगा, सर्विस दिया होगा। तो डेट ऑफ सर्विसेज का जो कंप्लीशन हुआ है वो डेट, और पेमेंट का डेट, व्हिच एवर इज द अर्लियर। और रिवर्स चार्ज में सर वो जाता है हमारा 60। 30 + 30 60। हाँ, अगर आपने बिल इशू किया, अगर बिल इशू ही नहीं किया है तो फिर वो प्रोविजन आएगा ही नहीं ना आपके लिए। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए कि रिवर्स चार्ज में हमें पार्टी सामने वालों ने बिल दिया ही नहीं, हम्म। ठीक है, तो जिस दिन सर्विस हमने रिसीव किया है वो डेट, और वही पेमेंट का डेट। डेट व्हिच एवर इज द अर्लियर। हाँ। विच एवर इज देयर। और सर हाँ, कॉम्पिटिशन स्कीम का ना एक सर हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मान लीजिए एक सीए फर्म है, उसका हम्म हम्म टर्नओवर 160 lakhs है, तो हम्म। उस पे क्या कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगा? तो हम नहीं लोग बोले कि लगेगा, नहीं, क्योंकि उस नहीं लगेगा। सर्विस में जो लिमिट है वो है 50 लाख की। सर्विस में लिमिट है हमारा। सर 50 लाख तो हमारा टर्नओवर के लिए लिमिट है ना? हाँ, टर्नओवर के लिए। टर्नओवर के लिए। हम्म। तो और टर्नओवर मींस यहाँ पे 1.5 CR ये गुड्स के लिए है। ये गुड्स के लिए। हम्म, ठीक है, मेरा बस यही कंफ्यूजन था। फिर हाँ, मान लीजिए उसमें जैसे था कि टर्नओवर एक्सीड करता है बेसिकली आपका। कंपोजिशन स्कीम में 3 चीज आपको देखना है। सबसे हाँ। पहले यह देखिए कि जो सप्लायर है वो गुड्स, ओनली गुड्स सप्लाई करता है, ओनली सर्विसेज सप्लाई करता है, या फिर हम्म। गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों सप्लाई करता है। दोनों से सिलाई करता है। अगर गुड्स सप्लाई करता है तो 1.5 करोड़ की हम्म। लिमिट्स है। अगर सर्विसेज सप्लाई करता है तो 50 लाख की लिमिट्स है। क्लियर। अगर राइट। गुड्स और सर्विसेज दोनों करता है तो 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट के साथ साथ एक और कंडीशंस है, और वो कंडीशंस है
कि जो सर्विस का सप्लाई होगा, यानी कि टोटल सप्लाई का जो 10% होगा वो, और 5 लाख रुपया, इस दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उससे ज्यादा का सर्विस सप्लाई नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा का अगर सर्विस सप्लाई हो जाता है तो इन दैट केस आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सर जैसे ये सीए फर्म वाला ये तो आपका सर्विस ही हुआ है ना, ओनली सर्विसेज है, ओनली सर्विसेज है। सर्विसेज। हाँ उसका टर्नओवर आपका 160 दिया है, हाँ, तो फिर तो ये तो वो वैसे ही कंपोजिशन, आपका 50 लाख क्रॉस कर गया। हाँ हाँ, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। फिर उसी में हम लोग और एक क्वेश्चन किए थे कि अगर टर्नओवर मान लीजिए 140 लाख होगा, तो हम्म। तब क्या कंपोजिशन स्कीम लगेगा? तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका 50 नहीं लाख का लगेगा। हम लोग को चेक हम्म। करना है कि 50 लाख है कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो सर्विस का केस है। अगर वो सर्विस का गुड्स का केस। केस होता तो 140 में एप्लीकेबल हो जाता। राइट। ठीक है सर, मैंने अभी तक यहीं तक पढ़ा है। टाइम ऑफ सप्लाई, चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा बच्चा है तो। ओके। आज वो और कैंडिडेट कोई ज्वाइन किया नहीं है। अ, तो चलिए, मैं अगर कुछ, अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर, प्लेस ऑफ सप्लाई में अभी कर नहीं पाई हूँ, मैं आज करूंगी वो वाला भी, नहीं तो तो मैं कल बेटर है कि आपसे थोड़ा बात सा, करूँ। हाँ, रिवीजन थोड़ा सा फास्टली कीजिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथ के साथ अगर डाउट्स क्लियर होते जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राइट सर। हाँ, क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद आप मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे या मेल करेंगे, फिर मैं फ्री होऊंगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यहाँ क्या है कि कंप्लीट जो हमारा क्लास का टाइम होता है उसमें हम लोग साथ होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस रेज होते हैं तो वो जितना स्पीडली रिजॉल्व हो जाएगा उतना क्लास के बाद होने में टाइम लगता है। क्योंकि अब हम रिप्लाई करेंगे, फिर आप उसको देखेंगे, फिर उसमें से कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर आप लिखेंगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए रिवीजन थोड़ा सा फास्टली कीजिए। कहाँ तक आपने रिवीजन कर लिया है? सर मैंने अभी तक ना वही आपका ये लास्ट मैंने ये टाइम ऑफ सप्लाई वाला ही करा। टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया था। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न पता है ना आपको? आप तो आईसी के कोर्स में है ना पूरा? नहीं सर, मैं हमने जस्ट टैली एंड जीएसटी पार्ट ही लिया है। ओके, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए इसका एग्जाम देना होता है, ये पता है ना? हाँ हाँ, ये तो सर पता था कि एग्जाम होगा करके हमारा। हाँ, क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम्म। आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अच्छा अच्छा। जीएसटी का जो एग्जाम होगा, टैली का, तो टैली के जो भी ट्रेनर होंगे वो आपको बता देंगे कि कैसे एग्जाम अच्छा। होता है। हम्म। जीएसटी का जो एग्जाम होता है उसमें दो हाँ पार्ट हाँ। होता है, अच्छा। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो भी ओके। कंटेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें से क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट आंसर्स पे आपको टिक मार्क करना होगा। बेसिकली एमसीक्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक अच्छा। है, और जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो ऑफलाइन पैटर्न पे होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, उसे आपको सॉल्व करना होगा। और उसके लिए ओके। आपको टैली आना जरूरी होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार दिखाऊं कि ऑफलाइन वाला क्वेश्चन कैसे होता है। एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन हम आज आपको करवाते हैं, अभी देंगे क्वेश्चंस। एग्जैक्टली वही नहीं आता है, लेकिन हाँ, एक पैटर्न हम दिखाएंगे कैसे एमसीक्यू होगा। जैसे सैंपल क्वेश्चंस में अगर दिखाऊं ऑफलाइन वाला, आपका जो स्टूडेंट लॉगिन होगा वहां पे भी ये चीज मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके जो 50 मार्क्स के ऑफलाइन वाले होंगे। ये अच्छा। डिटेल्स इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं एंड सो ऑन। आपको जीएसटी को माइंड में रख के ये सारा काम करना है आपको। ये आपका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, पैन जीएसटी नंबर वगैरह दिया हुआ है, और ये सारे ट्रांजेक्शन्स गिवन है। परचेज 10 पीसी प्रिंटर्स ऑफ दिस, ये ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। अब इसकी एंट्री आपको कर रहा है वो टैली पे करने के लिए, अब ऊपर में भी कहीं लिखा होगा, ठीक है, कि यूज टैली। तो टैली भी हाँ, आप सीख रहे क्रिएट हैं। अ कंपनी इन टैली। हाँ, तो कंपनी, अभी टैली अगर सीख रहे होंगे तो कंपनी क्रिएशन वगैरह सीख लिए होंगे, तो हाँ टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे, उसमें उसका ये सारा डिटेल्स डालेंगे, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, उसका जो एड्रेस वगैरह होता है वो सारा कुछ। और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन्स की आपको एंट्री पास करनी है। अब ये सारे एंट्री पास करने के बाद जब टैली में अगर आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्ट देखने के लिए सिखाया जाएगा आपको कि कहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो GSTR1 जो रिटर्न का फॉर्म होता है, सप्लाई का, आउटवर्ड का, तो वो ये फॉर्म है, तो वो टैली में जनरेट होता है। तो टैली में जहाँ पे वो रिपोर्ट में जाएंगे तो वहां से जाके इसको आपको
जनरेट करना होगा और उसको कहाँ करना होगा, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि टैली से निकाल के एक्सेल में ले आइए और फिर कह रहा है कि आप डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए स्टूडेंट कोड के नाम से, और जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके डेस्कटॉप से रिमोट कंट्रोल से लिंक होगा और फिर वहां से वो इसकी कॉपी लेके जाएंगे और फिर चेक करके मार्क्स देंगे। ब्रेकअप मार्क्स होगा अच्छा इसमें अच्छा भी, अच्छा जैसे आप अच्छा कंपनी कंपनी क्रिएट कर लिए तो उसका कुछ मार्क्स होगा, जैसे 8 मार्क्स यहाँ पे गिवन है कंपनी क्रिएशन का, फिर जितने भी इंटीज हैं तो उसके 6 मार्क्स हैं, फिर ये रिपोर्ट जनरेट करने का 6 मार्क्स है। तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे, और 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू होगा, जो आप अच्छा, लॉग इन करें। ये पूरा एक क्वेश्चन ही 50 मार्क्स का है, यस अलग एग्जैक्टली, अलग ब्रेक में? ब्रेक में। तो अच्छा जिस जिस अच्छा स्टेप तक आप करेंगे, जितना स्टेप जो जो स्टेप आपका सही होगा उसके उस ब्रेकअप के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ठीक अच्छा है, अच्छा। और जो तो रेस्ट तो इसमें 50 सर मार्क्स जैसे ये डेट वाइज हम लोग को पहले टैली में एंट्री करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, फिर पहले कंपनी रिपोर्ट क्रिएट कर, जनरेट करना पड़ेगा? पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी बना हाँ के, हाँ हाँ। और फिर डेट वाइज आप उसकी एंट्री पास कर देंगे, जो भी अकाउंटिंग ईयर अच्छा अच्छा उसका होगा वो अकाउंटिंग ईयर होगा, इसको डेट के हिसाब से देख के ले लेंगे, और फिर यहाँ पे डेट वाइज इसकी एंट्री पास कर देंगे और फिर ये रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये रिपोर्ट की कॉपी और जो टैली वाली कॉपी होगी वो एग्जामिनर लेके जाएगा और फिर चेक करके इसके मार्क्स लगाएगा। और जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा, जिसमें 4 ऑप्शंस अच्छा गिवन अच्छा। होंगे क्वेश्चन के, और उसमें से जो राइट आंसर्स होगा उस पर आपको टिक मार्क करना होगा। उसका उसका जो रिजल्ट होगा वो इमीडिएटली आपको दिख जाएगा, आपको अपने स्क्रीन पे जैसे ही आप एग्जामिनेशन सबमिट करेंगे, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन अच्छा सब, हाँ, तो जैसे ही लास्ट सबमिट करेंगे दो चीज होगा, वहाँ पे टाइमर भी चलता रहता है कि इतना टाइम अच्छा। आपको मिलेगा, जो भी टाइम उसमें दिया होगा। तो या तो हम्म। अगर आपने सारा अटेम्प्ट नहीं किया और टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन आपका रुक जाएगा, या फिर अच्छा टाइम आपके पास है और आपने सारे में आंसर अटेम्प्ट कर लिए और लास्ट में जब सबमिट बटन कर देंगे तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इमीडिएटली आपको दिख जाएगा कि आउट ऑफ 50 आपने कितने मार्क्स लिए, कितना परसेंटेज है, और दोनों को अच्छा। मिला के फिर फाइनल रिजल्ट आपको वो देंगे वहां। वैसे ही जैसे सर टैली इसका है तो टैली पास का मार्क्स क्या होता है पूरे एग्जाम 50 का? मार्क्स, 50 दोनों मिला के 50 मार्क्स, अच्छा, 100। एमसीक्यू और हाँ, इसमें मिलाकर हमको 50 लेना है? लेना है कम से कम। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा। तो इस ढंग से होंगे। मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करवा दूं, द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय मी, इसी पे होगा कहीं एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ताकि जो चीज आप रिवाइज किया है ना तो थोड़ा सा एक पैटर्न समझ में आ जाए आपको। राइट सर। सर एक्चुअली क्योंकि मेरा इस, टैली का भी क्लास चल रहा है, तो मैं टैली का रिवाइज कर रही थी, फिर अच्छा, जीएसटी का करने बैठी तो एक साथ पूरा हो नहीं पाया। तो जीएसटी थोड़ा सा फास्टली कीजिए टाइम निकाल के बेसिकली, क्योंकि इस वीक में ऑलमोस्ट आपका जीएसटी या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट एक आध क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीक में हाँ कंप्लीट नहीं हाँ। होगा तो नेक्स्ट वीक में तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका। ये अच्छा देखिए अच्छा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना। हाँ सर। हाँ, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, मैं फिर पेज डाउन करते जाऊंगा आपको। तो आपके हिसाब से जो भी ऑप्शंस क्वेश्चंस पढ़िए और जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है ए बी सी उसको समझ के करते चलिए, फिर मैं एक एक करके चेक करूंगा। ओके, अच्छा, मैं सर एक कॉपी में नोट कर लेती हूँ। हाँ, नोट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। सर 5 तक हो गया।
सर 10 तक हो गया। सर 15 तक हो गया। और अच्छा, सर कितना है टोटल? 18। हेलो। हाँ, बोलिए। बस 3 क्वेश्चन और हैं, 16, 17, अच्छा 18। अच्छा। सर 70 तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन। सर वो क्रॉस चेक कर दूं आपका।
हाँ, बताइए क्या आंसर एक आध फर्स्ट का? गलती है मेरा। हाँ कोई बात नहीं है, सीखने के लिए क्वेश्चन दिए ना। What are the different types of supplies covered under the scope of supply? सर मैंने सी लिखा है। करेक्ट, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट, what are the factors differentiating composite supply and mixed supply? इसका मैंने ए करा है। ए में है नेचर ऑफ बंडलिंग, और नहीं, इसमें तो दोनों सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई भी तो होगा। सर वो तो कंपोजिट सब, आपका इसमें है ना, कंपोजिट स्कीम में है ना। एक्चुअली नेचर ऑफ नेचुरल। बंडल तो, नेचर ऑफ बंडल तो दोनों में होता है। नेचर ऑफ बंडल करने का मतलब कि टू और मोर देन टू गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड हाँ बंडल। हाँ हाँ। तो ये तो कंपोजिट में भी होता है और मिक्स में भी होता है, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट क्या करता है कि जो हमारा कंपोजिट है उसमें प्रिंसिपल सप्लाई एक होता है और दूसरा उसके साथ अटैच होता है, लेकिन जो हमारा मिक्स सप्लाई है उसमें कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, सब अपने आप में सेपरेट होता है, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल्स होता है। तो हाँ। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल और नेचर ऑफ बंडल दोनों दो। कंडीशंस को देख के और फिर हम डिसाइड करते हैं ना। तो इसका आंसर होगा सी बोथ। सी, या बोथ देखो। नेक्स्ट, What would be the tax rate applicable in case of composite supply? Tax rate ये है A, करेक्ट, principal supply कंपोज का। प्रिंसिपल वाला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, What would be the tax rate of applicable in case of mixed supply? ये मैंने B करा है। हायर रेट ऑफ टैक्स, करेक्ट। ठीक नेक्स्ट, है। Dash supply shall attract IGST, ये मैंने B लिखा है, interstate। इंटरेस्टेड, करेक्ट। Unless and until notified, IGST shall not be levied on interstate supply. Which of the following? Sir, C, petroleum. करेक्ट। नेक्स्ट, What are the taxes levied intrastate? Sir, CGST and SGST. करेक्ट, E, point C. करेक्ट। Who will notify the rate of tax to be levied under CGST Act? Sir, D, central government as per recommendations of GST Council. डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following taxes levied on imports? Sir, IGST. C. करेक्ट। नेक्स्ट, Reverse charge is applicable only on interstate. सर ये मैंने C करा है। करेक्ट, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट इंटरेस्ट देखना ही नहीं है, रिवर्स नहीं चार्ज इसमें। सब पे लगता है। हाँ वो तो डिपेंड करता है कि कौन से आइटम्स हैं और कौन से जो 9394 में हाँ, उन डिटेल्स दिए 93 sections, हाँ 94 हाँ। वाला। In case of नेक्स्ट, supply by insurance agent to Messrs LLP Insurance Company Limited, GST is to be paid by LLP Insurance Limited. B. बी बी, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट जीएसटी, करेक्ट। नेक्स्ट, Sitting fees received by director of XYZ Limited is liable for GST in the hands of XYZ Limited. B. नेक्स्ट, Hello. हाँ ठीक है, कंपनी इज लिएबल टू पे द टैक्स। Right. Which of the following person can offer composition scheme? Person providing restaurant, no. Casual registered person, होगा sir इसका B. बी दिस, बी मींस Casual registered person. नहीं, ये गलत। कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकता है। नॉन रेजिडेंट कभी भी कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकता है, ये सब तो रिस्ट्रिक्शंस में थे। हाँ हाँ सर, रेस्टोरेंट ठीक है, वाला भी तो सर आपका इसमें थे, रेस्ट्रिक्शंस में थे। नहीं रेस्टोरेंट रेस्ट्रिक्शंस में नहीं था। इनिशियली जब जीएसटी आया था तो एट दैट टाइम सर्विस में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले को ही अलाउड था कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, पर्सन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। करा कि इसमें से कौन से पर्सन हैं जो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, तो रेस्टोरेंट सर्विस वाला कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। नॉन रेजिडेंट रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। क्लियर? ठीक है।
नेक्स्ट, What is the threshold limit of turnover in the preceding financial year for opting to pay tax under composition scheme for states other than special category states? So 75 lakhs A. नहीं 150 लाख, 1.5 करोड़। 1.5 स्पेसिफाइड के लिए 75 लाख, यहाँ पे कह रहा है हाँ, अदर देन स्पेशल कैटेगरीज। अच्छा स्पेशल कैटेगरीज को छोड़ के जो बाकी स्टेट है उसमें कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरीज वाले के लिए 75 लाख है और अदर देन स्पेशल कैटेगरीज वाले के लिए 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़। क्लियर? वो मेरा समझ में हाँ, वो आपने स्पेशल कैटेगरीज वाला देख लिया, अदर देन वर्ड नहीं देखा आपने, उसको इसकी वजह से हो गया गलती। चलिए नेक्स्ट। Mr. A, trader in Delhi, opted for composition scheme of taxation under GST, determining the rate of total GST payable by him. Sir, A, 1%. हाँ, 0.5% CGST and 0.5% SGST. Next. Can a registered person under composition scheme claim input tax credit? No. B. What will happen if the turnover of a registered person opting to pay tax on the composition scheme during the year cross threshold limit? Sir, इसका मैंने B करा है. He will be able to pay tax at normal rate on the entire turnover. नहीं. He will cease to remain under the composition scheme with immediate effect. Entire फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी पेमेंट करेगा वो, जिस दिन वो लिमिट से क्रॉस करेगा उस दिन से वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे करेगा, ना कि वो पूरे साल में पे करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगर जैसे 1.5 करोड़ है तो उससे लिमिट जब एक्सीड करेगा तो कंपोजिशन स्कीम का क्या होगा। तो पहला कहता है कि कंपोजिशन स्कीम में ही रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद बाहर निकलेगा। दूसरा कह रहा है कि he will be liable to pay tax at normal rate of GST on the entire turnover for the financial year, पूरे टर्नओवर पर देगा नहीं, ये भी अलाउड, ये भी सही नहीं है। He will cease to remain under the composition scheme with immediate effect. Immediate effect से वो composition scheme से बाहर आ जाएगा। और जो रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो जिस दिन सीज करेगा उस दिन के बाद जितना टर्नओवर होगा उस दिन से जो भी टर्नओवर होगा तो उस पे देगा, ना कि पूरे ईयर पे देगा। एक क्वेश्चन और था, supply of goods in the normal course of import into the territory of India, so it is treated as an interstate supply. B. सही। इसी ढंग के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जो 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें से राइट ऑप्शंस पे आपको टिक मार्क करना होगा, वो सिस्टम पे ही आपका होता रहेगा, ठीक है। ठीक। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई पे थे ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई कर रहे थे, राइट सर। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आज उसको कंप्लीट करें। थोड़ा सा पार्ट बच गया था उसमें। हाँ, आज आई थिंक और कोई है नहीं। हाँ चलिए, अब कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा उससे कर लेंगे, फिर जो डाउट्स होगा। सर ये रिकॉर्डिंग्स हर डे आप लोग अपलोड करते हैं क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड टीम है, एडमिन टीम है, तो वो बेसिकली हाँ एक आध 2 दिन टाइम लग जाता है उनको प्रोसेस करने में। तो एग्जैक्टली जैसे आज का लेक्चर आज नहीं हो पाता है तो एक आध दिन के बाद वो आपको हाँ वहाँ दिखेगा, तो आपके लर्नर्स मॉल पे वो सारे रिकॉर्डिंग दिखेंगे। बेसिकली पर्पस ही यही है कि बाद में अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो उसको आप सुन लें, या किसी का क्लास मिस हो जाता है तो वहां से वो कवर अप कर सकता है और फिर जो डाउट्स होगा तो वो पूछ लेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शंस वैल्यू निकालेंगे और ट्रांजैक्शंस वैल्यू जो होगा उसी वैल्यू पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन आगे फर्दर हमने कहा था कि कंडीशंस, अगर सप्लायर और रिसीवर दोनों रिलेटेड पर्सन अगर हो जाता है तो उस केस में ऑथोरिटी क्या कहेगा, रूल्स क्या कहता है हमारा, कि फिर हम उस दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे, जो लेन देन होगा, उस वैल्यू को हम ट्रांजैक्शंस वैल्यू नहीं मानेंगे, चाहे वो ऑनेस्टली फेयर वैल्यू ही क्यों ना हो, ठीक है।
अब रिलेटेड पर्सन्स के अंदर कौन से आएगा? रिलेटेड पर्सन्स के अंदर से जो डिफिनेशंस देखेंगे, या तो वो रिलेटिव्स होगा, या फिर एक दूसरे के बिजनेस में वो अटैच्ड होता है, यानी कि होल्डिंग सब्सिडीज का केस होगा। कॉमन जो ऑनर है, जो ऑनर सपोज कि कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉमन पीपल हैं, जो यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजोरिटी है और यहाँ पे भी मेजोरिटी है। जैसे मानिए कि दोनों में 4-4 डायरेक्टर्स हैं और 3 डायरेक्टर्स जो है वो दोनों में कॉमन हो गए, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो चाहे वो रिलेटिव्स हो एज पर द ब्लड रिलेशंस, या फिर जो होल्डिंग सब्सिडी का केस बनता है, कॉमन ऑनरशिप के केसेस में बनता है, तो इस ढंग से अगर वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो जाता है, फिर सप्लायर और रिसीवर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम ट्रांजेक्शन्स वैल्यू नहीं मानेंगे। और फिर हमें कहता है कि जीएस जो वैल्यूएशन रूल है, ठीक है, जीएसटी के अंदर एक वैल्यूएशन रूल बना हुआ है, और उस वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू डिटरमाइन करना होगा, और उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो आप देखिए, सबसे पहला कहता है कि इन केस ऑफ सप्लाई बिटवीन सच रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब इसमें प्रिंसिपल और एजेंट को छोड़ के, तो प्रिंसिपल और एजेंट भी आपस में क्या हो जाते हैं, रिलेटेड हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल और एजेंट को छोड़ के अगर किसी और कंडीशंस के जरिए से अगर रिलेटेड होता है, तो उसके लिए फिर बेसिकली ये रूल है। अब सबसे पहले क्या कहता है इस रूल में कि आप ओपन मार्केट वैल्यू उस सप्लाई का देखिए, जो चीज आप सप्लाई कर रहे हैं, जिसको आपने सप्लाई किया है किसी रिलेटेड पर्सन को, तो आप देखिए कि ओपन मार्केट वैल्यू है क्या उस गुड्स का। अगर ओपन मार्केट वैल्यू है, तो जो ओपन मार्केट वैल्यू का हम अमाउंट होगा उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है। उसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे पीछे हमने एडजस्टमेंट देखा था वो देखा था। तो आप जो रिलेटेड पर्सन से जितना चार्ज करेंगे उस वैल्यू को वो नहीं मानेगा ऑथोरिटीज। आपको क्या करना होगा, ओपन मार्केट में सिमिलर उसी सप्लाई का क्या वैल्यू है, आप दूसरे से क्या लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप सप्लायर हैं और आप किसी रिलेटेड पर्सन को वो गुड्स देते हैं, और साथ ही साथ सेम गुड्स किसी थर्ड पार्टी को भी देते हैं। तो थर्ड पार्टी से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू, और उस वैल्यू के बेसिस पे हम रिलेटेड पर्सन को जो सप्लाई किए हैं उसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या जैसे रिलेटेड के सपोज लिए? हम्म, सपोज कीजिए कि आप सप्लायर हैं और आप हाँ हाँ, लैपटॉप सप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके मैं आपका रिलेटिव हूं, तो आपने जो मुझे बिल किया, एक बिल किया होगा, सिमिलरली एक थर्ड पार्टी कोई आया होगा जो जिसको आप नॉर्मल कस्टमर है, उसको भी ओके, आपने वही सेम लैपटॉप बेचा। क्लियर? राइट, अब आपने जो हमें बिल किया है, जीएसटी अथॉरिटी कहता है कि आप दोनों रिलेटिव है, तो हम फिर हम्म, इनको जो बिल किए हुए हैं इस वैल्यू को हम नहीं मानेंगे। चाहे आप मुझसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे हमारे को जो आपने सप्लाई किया उस पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो किसी आउटसाइडर और थर्ड पार्टी नॉर्मल कस्टमर्स को आपने जिस प्राइस पे उसी सामान को बेचा है, उसकी जितनी वैल्यू आपने वहां पे लगाई है, सिमिलरली वही वैल्यू आप हमारे में भी लगाएंगे। क्योंकि लॉ मेकर्स का क्या सोचना था कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन होगा तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस होगा। समटाइम्स हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मान लीजिए कि हम दोनों रिलेटिव्स हैं, तो आपके बुक में प्रॉफिट दिखे या हमारे बुक में प्रॉफिट दिखे, अल्टीमेटली तो दोनों प्रॉफिट कहाँ आएगा, घूम फिर के अपने घर में आएगा। तो इसलिए राइट, हम प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो बिल में हम कम कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, हम उस प्राइस को नहीं मानेंगे कि आप उनसे क्या चार्ज करते हैं। आप देखिए कि वही आइटम ओपन मार्केट में सप्लाई हुआ है, यस हुआ है, तो उसकी जितनी वैल्यू है उस पर जितना जीएसटी चार्ज हुआ है, तो उसकी वैल्यू को उठाइए और यहाँ पे उसको भी उतने ही पे आपको जीएसटी गवर्नमेंट को दीजिए। आप अपने रिलेटिव को आप 500 में दे रहे हैं लैपटॉप या 50,000 में दे रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर उसको आपने नॉर्मल कस्टमर्स को जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको अगर आपने 45,000 में दिया है, तो हमारे को यानी कि अपने रिलेटिव को जो आपने बेचा है, तो उस पर भी 45,000 के हिसाब से जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, चाहे बिल वैल्यू में आप 5,000 ही क्यों ना लिखे हुए। क्योंकि इसमें क्लियर? रिलेशन अराइज हो गया, रिलेटेड पार्टी डिक्लेयर हो गई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसीलिए तो रिलेटेड पर्संस के कैटेगरीज में कहीं भी फॉल करते हैं, तो उस केस में सबसे पहला, अब यहाँ पे आगे भी कहता है कि अगर सपोज कि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है,
ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं नहीं है। है। हाँ, तो कहता है कि अगर ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक और काइंड क्वांटिटी, तो उससे मिलता जुलता तो कोई गुड्स होगा जो सप्लाई हो रहा होगा मार्केट में, तो उसकी वैल्यू पता कीजिए। जैसे मान लीजिए कि बिस्किट का पैकेट है, अब बिस्किट पार्ले जी भी बनाती है, ब्रिटानिया भी बनाती है, या और भी कंपनी बनाती है, तो सिमिलर टाइप ऑफ बिस्किट, ऐसा नहीं कि आप 50-50 को आप कंपेयर करेंगे गुड्डे से, पार्ले तो जी वो से, पॉसिबल राइट। नहीं। हाँ, तो 50-50 के पैटर्न का, उसी पैटर्न का या उतनी ही क्वांटिटी वाला और सिमिलर जो आइटम है वो कोई मार्केट में सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सप्लाई हो रहा है तो इसलिए कहा कि कोई भी गुड्स और सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी अगर है तो फिर उसकी वैल्यू देखिए, और उसकी वैल्यू के बेसिस पे आप इस जो रिलेटेड पर्सन को आपने सप्लाई किया है उसकी वैल्यू डिटरमाइन कीजिए और फिर उस पर जीएसटी पे कीजिए। क्लियर है? हाँ। अब अगर मान लीजिए कि इससे भी नहीं होता, सपोज कीजिए कि पॉइंट नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिला आपको, सिमिलर और लाइक काइंड ऑफ जो गुड्स है वो भी सप्लाई नहीं हो रहा है मार्केट में, तब लास्ट में कहता है कि भाई उसके लिए ये 2 रूल्स हैं, कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड। इस दोनों में से कोई, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड इन द अबव 2 केसेस इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द आइदर बाय द कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड। ये 2 मेथड हैं, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ये कॉस्ट मेथड क्या है, रेसिडुअल मेथड क्या है, वो लास्ट में करेंगे जब इस रूल को हम बता देते हैं तब, क्योंकि अगले रूल में भी फिर लास्ट में यही आएगा कि भाई आप कॉस्ट मेथड या रेसिडुअल मेथड से निकालो जब कोई उपाय आपके पास नहीं होगा दैट। ठीक है? ओके सर। अब प्रिंसिपल और एजेंट, नेक्स्ट जो कंडीशंस है कि अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है तो एजेंट का काम क्या होता है कि सप्लाई करेगा और जो कमीशन होगा वो कमीशन लेगा। तो अगर एजेंट प्रिंसिपल्स का रिलेशन है तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड पर्संस के कैटेगरीज में फॉल करता है। अब अगर उस केसेस में कहता है कि आप या तो ओपन मार्केट ले लीजिए, वहां पे क्या था इससे पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि 1 बाय 1 आपको चलना है। पहले आपको राइट। ये फर्स्ट को फॉलो करना है, देन सेकंड को फॉलो करना है, और जब सेकंड फॉलो नहीं होगा देन आपको थर्ड पे जाना है। ठीक है? लेकिन सीक्वेंस पे यहाँ पे देखना है। हाँ सीक्वेंस पे चलना है, लेकिन हम्म। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल एजेंट वाले में है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो और वर्ड यूज किया हुआ है लॉ मेकर ने। इसका मतलब है कि या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए या फिर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट दिस वन। अब सेकंड पार्ट जो इसका कहता है वो कहता है कि 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर्स नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्संस वेयर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेड रिसिपिएंट। तो इस दोनों में से जो आपको अब सुटेबल लगे वो वाली वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, आइदर द ओपन मार्केट वैल्यू और दिस अमाउंट, क्योंकि लाइक काइंड ऑफ क्वांटिटी अगर किसी को बेचते हैं तो उसका 90%। एग्जाम्पल देखेंगे पर पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स प्रिंसिपल है, वो सप्लाई करता है अपने एजेंट को ये ग्राउंड नट्स, और एजेंट जो मिस्टर वाई है वो सप्लाई करता है ग्राउंड नट लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू सब्सक्रिप्शन सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। अब एक इंडिपेंडेंट सप्लायर है मिस्टर जेड, वो सप्लाई कर रहा है ग्राउंड नट सिमिलर क्वांटिटी का, वो है 4550 पर क्विंटल। अब यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट वाला जब केस है एक्स और वाई के बीच में, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल मिस्टर एक्स शैल देयरफॉर बी द 4500 पर क्विंटल, दैट इज द ओपन मार्केट। ठीक है? या फिर जो यहाँ पे बेच रहा है 5000 का, इसका 90%, तो 5000 का 90% हो गया 4500, तो 4550 और 4500 इस दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो 4550 इज द ओपन मार्केट वैल्यू, और 90% का जो केस कह रहा है कि जो भी हमारा एजेंट है वो आगे जो सप्लाई करता है किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को जो रिटेल नहीं है उसके प्राइस का 90%। तो इंडिपेंडेंट वाले को जो बेच रहा है वो 5000 पर क्विंटल बेच रहा है, तो 5000 का 90% हमने निकाल लिया 4500, और ओपन मार्केट से जो हमने प्राइस उठा के लाया तो वो था 4550। अब इस दोनों में से कोई हम ले सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या लेंगे जिसपे हमारा टैक्स कम लगेगा। तो 4500 की जो वैल्यू है वो हमारे लिए कम है, इस पे टैक्स हमारा कम बनेगा, तो 4500 लेंगे। ये क्लियर है?
सर इसमें जैसे जो प्रिंसिपल है एक्स, वो 5000 पर क्विंटल पे सप्लाई कर रहा है वाई, वाई उसे ओपन मार्केट में नहीं, 4550 पर क्विंटल। एक्स प्रिंसिपल है और वाई एजेंट है, हाँ। ठीक है। हम्म। अब एक्स प्रिंसिपल और एजेंट में क्या काम होता है, प्रिंसिपल गुड्स देता है एजेंट को और एजेंट आगे सप्लाई करता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल और इस दोनों के बीच में जो प्राइस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके। जो भी इसने डिटरमाइन किया होगा कि भाई आप इसको बेच दो, इस रेट तक बेच दो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम एजेंट को एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि हम फिक्स उसको बताएंगे कि इतने ही बेचना है। अब अच्छा अच्छा। उसके उस दायरे में वो कभी भी बेचता है और उसकी वो कमीशन फिक्स होती है बेसिकली टर्नओवर के बेसिस पे, कि जितना तुम सेल करोगे उसका इतना परसेंट तुमको हम कमीशन देंगे। अब हम्म। ये जो एजेंट है मिस्टर वाई, वो सेम आइटम वही क्वांटिटी किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को बेचता है कितने में, 5000 पर क्विंटल में, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे जो ठीक है। सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन वेयर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेड रिसिपिएंट, ठीक है। तो हम जिसको अच्छा। बेच रहे हैं तो उसको हम, ये जो एजेंट है वो एजेंट किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा है, वो 5000 के रेट 5000। से बेच रहा है। हाँ, तो 5000 का 90% निकाल लिया। और ओपन मार्केट वैल्यू, तो ओपन मार्केट वैल्यू में कोई मिस्टर जेड है जो सिमिलर काइंड का जो क्वालिटी और गुड्स है उसको वो 4550 में बेच रहा है, तो ये हो गया मार्केट का वैल्यू, मार्केट में इस रेट में बिक रहा है। अच्छा, तो हम लोग को आइदर ऑफ ए और बी लेना है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑड वर्ड यूज किया हुआ है, या तो हम ओके। ए वाला वैल्यू लेंगे और या बी वाला वैल्यू लेंगे जो हमारे लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो तो नॉर्मल मिस्टर प्रैक्टिस में जेड तो तो मार्केट के हिसाब से मतलब 50 रुपए ज्यादा में ही सोल्ड कर रहा है। हाँ, मिस्टर जेड मार्केट में 50 रुपए में ज्यादा में बेच रहा है, नहीं हाँ। 50 रुपए ज्यादा में नहीं बेच रहा है। इवन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली मिस्टर जेड सस्ते में बेच रहा है। अगर आप वो तो मिस्टर वाई की बात करें, 90% लिया है। हाँ, क्योंकि ये तो 5,000 में बेच रहा 90%। है, ठीक है। राइट राइट। तो इसका रेट ही ज्यादा है, हम्म। क्लियर है। तो इस दोनों में से ठीक है जो सर। हमारे लिए सुटेबल है, पहले वाले रूल में देखे थे कि सीक्वेंस में चलेंगे, पहले ए को फॉलो करेंगे फिर बी को फॉलो हाँ करेंगे हाँ। फिर सी पे आएंगे। यहाँ पे कहता है कि ए और बी में से जो भी लेना है आप ले सकते हैं, इट इज योर डिस्क्रिशन। लेकिन अगर ए और बी ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हैं तो अगेन देखिए यहाँ पे कहता है कि इन केस इफ कैन नॉट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द रूल अबव, द वैल्यू शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड, क्लियर है, ठीक। ठीक है। तब दोनों रूल्स में अगर देखेंगे तो कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड आ गया। अब कॉस्ट मेथड क्या है और रेसिडुअल मेथड क्या है वो आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड में। कॉस्ट मेथड में क्या होता है, ये जो रूल है वैल्यूएशन रूल के अंदर वो कहता है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन तो वहां होगा जहां मैन्युफैक्चर होगा, अगर कोई ट्रेडर है तो राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। ठीक। तो जितने में आपने खरीदा है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 110% निकाल लीजिए, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इन दैट सर्कमस्टांसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके अकाउंट्स बुक में मिलेगा, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 110% निकालें और वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा। तो 110% ओके। ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एसेसेबल वैल्यू, और उस पर आपको क्या करना होगा, जीएसटी का जो रेट होगा वो चार्ज करना होगा, क्लियर है, सिंपल रूल है, ये तो हाँ। डन। चलिए, और लास्ट है हमारा रेसिडुअल मेथड। रेस्ट। अब इसमें फ्रेंड कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो असेसिंग ऑफिसर्स होगा यानी कि जो एक्साइज अथॉरिटी है, असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन द वैल्यू एज पर
जीएसटी एक्ट, रूल एक्सेट्रा। यानी कि ये प्रोविजंस कहता है, ये जो मेथड है ये कहता है कि अगर आपको डाउट्स है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप सिंपली ऑथोरिटी के पास जाइए और उनको बोलिए कि भाई मैं वैल्यू डिटरमाइन करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो प्लीज फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस। और फिर असेसिंग ऑफिसर्स आपसे फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये सारा चीज मांगेगा और उसके बेसिस पे वो आपको डिसाइड करके ऑर्डर इशू करेगा कि आपके इस ट्रांजेक्शंस में वैल्यू इतनी है और फिर इस पे आपको जीएसटी देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे याद मन में आता होगा कि भाई ये इसमें तो टाइम लगेगा, तो फिर हम टैक्स कैसे देंगे? तो वहां पे आपको, इसी को हम बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। तो प्रोविजनल असेसमेंट यही होता है कि जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, आप गुड्स की वैल्यू प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप प्रोविजनली असेस करके आप जो भी टैक्स बनता है आपके हिसाब से वो पेमेंट कर दीजिए। और फिर जो अथॉरिटी है वो फाइनल डिसीजन देगा, और फाइनल डिसीजन देने के बाद जो डिफरेंसेज होंगे, अगर सपोज करो कि आपने प्रोविजनली ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो आपको वो रिफंड हो जाएगा, या फिर अगर आपने कम दिया है तो जो डिफरेंस बचेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ द अथॉरिटीज। क्लियर? ओके सर। तो ये है रेसिडुअल मेथड। तो कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा क्लियरली कह रहा है कि आप दोनों में से किसी में जा सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। अगर आप कॉस्ट मेथड पे जाना चाहते हैं तो वेल कॉस्ट मेथड पे चले जाइए, नहीं तो आपको कॉस्ट मेथड नहीं निकालना है तो सीधे आप रेसिडुअल मेथड पे जाइए। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों जगह देखेंगे कॉस्ट मेथड और रेसिडुअल मेथड वर्ड यूज किया हुआ है। तो इसमें से इसमें या इसमें जिसमें आपके लिए सुटेबिलिटी है उसको आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो वैल्यूएशन कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पूरे जो अगर पूरे जीएसटी में देखा जाए तो आईटीसी सबसे बड़ा एडवांटेज वाला चैप्टर है। न्यू कंसेप्ट जो हमने देखा था, जो पहले के टैक्स सिस्टम में ये क्रेडिट सिस्टम इतना स्ट्रांगली नहीं था, और ये क्रेडिट सिस्टम पीछे भी हमने स्टार्टिंग में इस ढंग के एग्जांपल्स लेके बताया था आपको स्टार्ट वेरी फर्स्ट क्लास में कि हाँ सर। जीएसटी। हाँ, तो सर इनपुट टैक्स 36 रुपए, आउटपुट टैक्स इतना तो नेट वो हम लोग पढ़े एग्जैक्टली थे फर्स्ट क्लास में। हाँ, फर्स्ट क्लास में जो हमने कास्केडिंग इफेक्ट कैसे रुक रहा है इसमें, तो उसके लिए हमने दिखाया था। तो सेम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये चीज है। एक बार इसको, इस एग्जांपल को देखिए, बस मैं विदिन 2 मिनट्स रिज्वाइन। ओके।
देख लिया, क्लियर है? हाँ सर, देख लिया। ये तो हमारे फर्स्ट वाले में भी हम लोग ने हाँ, चेक पढ़ा था। सेम वही चीज है, कास्केडिंग इफेक्ट कैसे यहाँ पे नहीं रिमूव हो होगा, रहा यानी है। कि टैक्स, हाँ, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी के अंदर। जो पहले जीएसटी से पहले क्या होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए, अब कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किस किस चीज पे अवेलेबल है, जो हमें मिलेगा। आखिर वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जिसके ऊपर हमें क्रेडिट मिलेगी, और कौन कौन से होंगे जिसपे नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इनपुट, कि इनपुट, इनपुट किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? नो आइडिया। जो गुड्स हम परचेज करते हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक। चाहे वो ट्रेडिंग करने के लिए करें या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, तो उस गुड्स को, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किसे कहेंगे, मशीनरी आइटम्स जो बिजनेस करने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। तो ऐसा फिक्स एसेट बेसिकली जो हमें बिजनेस करने में, बिजनेस रन करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो इनपुट के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, और तीसरा है इनपुट सर्विस। अब जैसे हम गुड्स परचेज करेंगे तभी उसको बेचेंगे, तो सिमिलरली बिजनेस करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज भी तो लेने पड़ते हैं ना, क्योंकि बिना वो राइट सर। सर्विसेज के जैसे आप टेलीफोन का बिल है, आपका इंटरनेट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो ये सारे सर्विसेज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहे वो किसी कंसल्टेंट का फीस है, तो ये सारे जो हम फीस देते हैं तो वो सब कहाँ है, सर्विस में है। बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करते हैं हम, तो वो सब हमारा इनपुट सर्विसेज के अंदर आता है। तो कोई भी अगर इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स या इनपुट हम एक्वायर करते हैं और उसका यूज किस में करते हैं, यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, इन तीनों में से किसी का यूज करते हैं, तभी हमको क्रेडिट मिलेगी। अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं होगा यूज, तो फिर हमें इस तीनों में से किसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। आगे हम देखेंगे कि नॉट अवेलेबल वाले में क्या क्या आता है। तो ये तीन चीज समझ में आ गया, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। इस तीन का इस्तेमाल अगर हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं या फिर आगे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हमें क्रेडिट मिलेगी। ये तो हो गया बेसिक कंडीशंस। नाउ अब आगे कहता है कि अगर वो बिजनेस में होता भी है तो ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये जो ए से लेके के तक पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया हुआ है कि इस सर्कमस्टांसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। प्राइमा फेसिया देखने में क्या लगेगा, वो देखने में लगेगा कि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। मैं वन बाय वन पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स having approved seating capacity of not more than 13%, including the driver। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, अभी एक्सेप्ट से पहले की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट में हम बाद में आएंगे, पहले इस लाइन का मतलब समझिए कि कौन से व्हीकल की बात कर रहा है, कौन से कर रहा है कि ऐसा व्हीकल होना चाहिए जिसमें 13 सीटर्स, 13 सीट वाला हो, मैक्स टू मैक्स। यानी कि 13 सीट से अगर ऊपर का कोई अगर व्हीकल होगा तो दैट इज नॉट कवर्ड हियर। ये पॉइंट क्लियर है? राइट सर। ठीक है। अब जिसमें मान लीजिए 20 सीटर्स है, 40 सीटर है या 45 सीटर्स है, तो उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। इनिशियली जब जीएसटी आया था तो ये चीज नहीं था, वहां पे सीधे लिखा हुआ था मोटर व्हीकल, ठीक है, ये सीटिंग कैपेसिटी नहीं था। तो अब इसका मतलब ये होगा कि 13 सीट से ऊपर वाला अगर कोई व्हीकल यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उस पर क्रेडिट मिलेगी। यानी कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन वाला पढ़ रहे हैं कि जिसमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर 13 सीटर्स व्हीकल अगर आप एक्वायर करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, या कोई बिजनेस अगर उसको खरीदता है, और एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग बिजनेसेस, ये जो 4 आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस 4 काम को छोड़ के अगर और किसी काम के लिए कोई बिजनेस 13 सीटर या उससे कम सीट वाला कोई भी व्हीकल परचेज करता है, तो उस व्हीकल पे करने वाले जीएसटी की क्रेडिट उसे नहीं मिलेगी। अब कौन कौन सा काम है जिसके लिए क्रेडिट मिल जाएगी आपको? सप्लाइंग द कार्स, जो आपने खरीदा उसको आप क्या कर रहे हैं, आगे फिर बेच रहे हैं,
तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स, अब इस व्हीकल का यूज क्या कर रहे हैं आप, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में यूज करें, यानी कि आपका बिजनेस है पैसेंजर्स कैरी करने का। थर्ड कहता है कि अगर आप उस व्हीकल को जो परचेज किए हैं 13 सीटर या लेस वाले, उससे आप ड्राइविंग सिखा रहे हैं किसी को, तो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, या फिर उस व्हीकल से आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को कैरी कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। तो ये 4 काम के लिए अगर इस व्हीकल को जो आपने परचेज किया है 13 सीटर और लेस वाला, इस 4 काम के लिए यूज करेंगे तो क्रेडिट मिलेगी। इसके अलावा किसी और काम के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी जो कंपनी है एक 8 सीटर्स कार खरीदती है, ठीक है। अब वो कार खरीद लिया, अब कार क्यों खरीदा है, फॉर द एम्प्लॉय के घर तक पहुंचाने के लिए, या डायरेक्टर्स के यूज के लिए, कि डायरेक्टर्स जगह जगह जहां भी मीटिंग्स में जाना होगा या जहां भी जाना होगा, तो उसके लिए वो कार खरीद लिया। तो क्या क्रेडिट मिलेगी? अगर आपकी कंपनी ने कार परचेज किया होगा तो उस कार पे जो भी जीएसटी है वो कार कंपनी चार्ज की होगी, तो क्या उस जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? सर वो तो सर वो तो मिलेगा ना। क्यों? अभी हमने प्रोविजंस क्या कहा कि कोई भी मोटर व्हीकल अप टू 13 कैपेसिटी तक का आप अगर परचेज करते हैं और उस व्हीकल का यूज अगर इस 4 चीज में करेंगे तो क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगी। सर जैसे कार तो 13 सीटर नहीं 4 सीटर होता है। तो लेस देन, नॉट मोर देन 13% है। अच्छा अच्छा, यानी कि 13 13 सीट से आपने कम वाला, लिमिट दिया है, यस मैक्सिमम लिमिट है कि अगर मान मैक्सिमम का लीजिए कि लिमिट आप, दिया है। एक्चुअली मैं इसके जो लॉ मेकर्स का जो थॉट था उसके बिहाइंड की अगर बात कहूं, तो इनिशियली इन लोगों ने क्या किया था कि जो भी कोई भी मोटर व्हीकल्स है अगर आप परचेज करते हैं और बिजनेस परचेज करती है, तो वहां पे भी पहले भी ये कंडीशन था कि अगर ये 4 चीज के लिए करेंगे तो हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, इसके अलावा कोई भी काम के लिए आप परचेज करेंगे तो क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, खास करके जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला है, अब उसके पास अपना ट्रक होता है, अब उस ट्रक से वो अपने गुड्स को इधर से उधर लेके जाता है, अब उनको भी क्रेडिट नहीं मिलती थी। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, अब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रक की जरूरत है, अब आपकी कंपनी 4 ट्रक खरीद लिया ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑन गुड्स, ठीक है, यानी कि अपने मटेरियल्स को इस लोकेशन से उस लोकेशन पे एक साइड से दूसरे साइड पे हम ले जाते थे। अब उस चारों ट्रक पे जितना भी जीएसटी हम पे किए होंगे उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी इनिशियली। बाद में जब बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ग्रीवांसेस दिए, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ मेकर ने क्या कर दिया कि वहां पे लिमिट कर दिया, ठीक है, कि 13 सीटर, यानी कि 13 सीट नॉट मोर देन 13%, तो हाँ इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो उसका मतलब हो गया कि 13 सीटर से ऊपर वाला अगर कोई भी है, तो अब इसमें से, अब देखिए अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें से ट्रक बाहर हो गया, ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या बाहर हो गया, जो बड़े वाले बसेस हैं वो बाहर हो गए। तो बहुत सारी कंपनी है जिसके पास अपना बस होता है जो अपने एम्प्लॉय को लेके जाता है आता है, तो सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड रह गया आप क्या, जो छोटी व्हीकल्स हैं 13 सीटर तक की, इंक्लूडिंग ड्राइवर वाला लेके। तो ऑलमोस्ट क्या होगा, ये जो एसयूवी वाली कार होती है 8 सीटर 10 सीटर्स यही होगा, या फिर जो वो टेम्पो ट्रेवलर्स वाला होता है छोटा वाला, तो वहां तक का व्हीकल्स इसमें आ गया। और उसमें भी कहता है कि ये वो वाली जो व्हीकल है वो अगर इस काम के लिए आप ले रहे हैं तो आपको क्रेडिट दे देंगे, इसके अलावा किसी काम के लिए। अब जो कंपनी इस कार को खरीदा, जैसे हमने एग्जांपल लिया आपकी कंपनी का कि चलो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने एक कार खरीद ली और वो कार खरीद के किसको दे दिया, डायरेक्टर को दे दिया कि डायरेक्टर्स इसको यूज करें। अब अल्टीमेटली कंपनी इज द लास्ट यूजर। जो एक्चुअल जो लॉ मेकर का थॉट था वो ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो लास्ट यूजर है तो फिर उसको क्रेडिट क्यों मिलेगी। नॉर्मल अभी तक जो हमने पूरा एक्साइज जीएसटी देखा है, इस जीएसटी में आप अगर देखेंगे तो जो टैक्स का बर्डन है जीएसटी का, वो किसके ऊपर जाता है, लास्ट यूजर के पास जाता है कि नहीं, जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा। अब अगर मान लीजिए कि हमने अपने कंपनी के लिए कार खरीद लिया और उस कार को हमारी कंपनी का डायरेक्टर यूज कर रहा है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय यूज कर रहा है, दैट मींस द कंपनी इज द लास्ट यूजर ऑफ सच व्हीकल।
तो जब कंपनी लास्ट यूजर है और उसको अगर हम क्रेडिट भी दे देंगे तो इसका मतलब कंपनी टेक द डबल एडवांटेज कि एक तो उसने क्रेडिट ले लिया और लास्ट यूजर होते हुए भी उस पर वो टैक्स नहीं दिया। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसके और कंपनी के बीच में तो डिफरेंसेस हो गए ना, क्योंकि जहां कहीं भी आप अगर देखेंगे तो जीएसटी के अंदर हर जगह फ्रॉम द बिगिनिंग डिफिनेशन से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे डायरेक्टर हमारा कार यूज कर रहा है तो वो कौन सा इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस हम उसको मानेंगे, क्योंकि वो लास्ट यूजर है। तो लॉ मेकर का ये Right. इंटेंशन था और इसीलिए उसने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन अगर आप आगे उस कार को बेच रहे हैं तो ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है भाई, आप ले लीजिए क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको कही रहा है लॉ मेकर। आप पैसेंजर ढोने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर सपोज कीजिए कि आप हावड़ा से कलकत्ता या फिर हावड़ा से गुवाहाटी के लिए बस चलाते हैं, तो आप पैसेंजर से क्या करते हैं, पैसेंजर्स की सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो वहां पे आप पैसेंजर्स को टिकट बेच रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वो बिजनेस है, बस चलाना आपका बिजनेस है, तो वहां पे आप क्रेडिट ले लीजिए। या आप गुड्स ढोने का काम करते हैं तो आप ले लीजिए, या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ट्रेनिंग वाला है। अब अगेन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए कि 2 कार आपने परचेज किया और आपकी कंपनी क्या करती है, ड्राइविंग स्कूल चलाती है, तो ड्राइविंग स्कूल चलाती है तो जो ओनली व्हीकल यूज फॉर द ड्राइविंग ट्रेनिंग पर्पस, सिर्फ उसी की क्रेडिट आपको मिलेगी। अब 2 कार परचेज कर लिया, एक उसका जो ऑनर है वो अपने चढ़ने के लिए यूज कर रहा है और दूसरा ट्रेनिंग देने के लिए यूज कर रहा है, तो एक कार की हम क्रेडिट लेंगे, दूसरी कार की क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर दोनों कार की क्रेडिट ले लेंगे तो कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन हो रहा है। क्लियर? Right, sir. तो एक तो ये कंडीशन था, इस मोटर व्हीकल्स वाला केस था। सेकंड है फूड एंड बेवरेज। इसमें फूड एंड बेवरेज के साथ साथ आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अगर ये इनमें से कोई भी सर्विसेज या यहाँ पे गुड्स, जैसे आउटडोर कैटरिंग वाला है तो वो गुड्स भी सप्लाई करता होगा, खाना सप्लाई करता है, तो इसको हम, इसमें से कोई भी है, जितने भी आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, आइदर द गुड्स और द सर्विसेज, इस पे हमें क्या होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या होगा, सेम लाइन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं पहले सेम लाइन बिजनेस अब क्या होगा। अब यहाँ पे भी लॉजिक वही है कि आप, जैसे आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, अब XYZ लिमिटेड किसी कैटरर को कहता है कि भाई मेरे ऑफिस में फंक्शन है, सारे स्टाफ के लिए खाना चाहिए। अब 100 एम्प्लॉय है वहां पे, 100 एम्प्लॉय के लिए फूड सप्लाई कर दिया कैटरर ने। तो कैटरर क्या करेगा, कैटरर बिल बनाएगा, कैटरर जब बिलिंग Right. करेगा तो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। अब XYZ लिमिटेड कह रही है कि भाई हम तो बिजनेस है, हम बिजनेस एंटिटीज है, तो कैटरर जो हमें बिल दिया है और जितने जिस पे जीएसटी चार्ज किया है उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये प्रोविजन क्या कर रहा है कि नो, आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्लोज में ये इंक्लूड है। ये इंक्लूड कहाँ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल वाले क्लोज में 17(5) के अंदर। तो इसका मतलब इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हमने कहा कि एक कंडीशन होता है जहां पे आपको क्रेडिट मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेम लाइन बिजनेस। कि अगर आप इसी क्वेश्चंस में हम जो एग्जांपल लिया है उसी को हम एलेबोरेट कर दें। जैसे सपोज कीजिए कि जो कैटरर को आपकी कंपनी यानी कि XYZ लिमिटेड, एक कैटरर है मिस्टर ए, उसको हायर किया कि भाई फूड सप्लाई करना है या फूड स्टॉल लगाना है, हमारा जो एनुअल फंक्शंस है कंपनी का वहां पे। अब Okay. जरूरी नहीं है कि उस कैटरर के पास वो सारी फैसिलिटीज हो जो जो खाना वो डिमांड कर रहा है। अब उसने क्या Exactly. किया, उस कैटरर ने, मिस्टर ए ने 2 और कैटरर को हायर कर लिया कि चलो तुम ये वाला आइटम, चाइनीज आइटम जो है वो तुम लगा लेना, स्नैक्स आइटम तुम लगा लेना, मेन कोर्स ऑफ द खाना जो है वो हम लगा लेंगे। ठीक है, अब वो तीनों मिलकर वहां पे काम कर लिया। लेकिन जो आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसको बिल कौन करेगा, उसको तो बिल करेगा मिस्टर ए, क्योंकि उसने तो उसी को हायर करा है। हायर किया है, तो मिस्टर ए पूरे सारे का बिल करेगा। राइट। अब ये जो बी और सी है, जो वो किसको बिल करेगा, वो ए को बिल करेगा। अब बी वाला अगर ए को बिल करेगा तो वो भी तो जीएसटी चार्ज करेगा ना।
बी भी रजिस्टर्ड है करेगा, तो सी भी करेगा। सी भी करेगा, ए। यस एग्जैक्टली। तो बी और सी जो ए को बिल देगा तो वो दोनों जीएसटी चार्ज करेगा। अब यहाँ पे ए जो है, ए हाँ, अपने बिजनेस में बी और ए से जो बिल आया होगा उस पे जो जीएसटी लगा होगा उसकी क्रेडिट वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, एक कैटरर से दूसरे कैटरर को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके। क्लियर हुआ? तो सर जो मान लीजिए XYZ लिमिटेड जो ए को हायर करा था, ए तो अपना एक बिल देगा ना XYZ को क्लियर Exactly. करने के लिए। मान लीजिए हाँ, तो ए बी और सी से मिला के उन लोग तीनों का बिल हुआ 10,000 नहीं नहीं और नहीं जीएसटी। मिला के नहीं होगा। ए अपना अच्छा जो भी कोटेशन किया होगा वो कोटेशन उसको देगा, क्योंकि अच्छा अच्छा। ए और XYZ के बीच में एक अलग ट्रांजेक्शन है और यहाँ इसके और इसके बीच में एक अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बी और अच्छा सी ए को बिल करेगा और बी और सी जितना भी बिलिंग करेगा, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो उस पे वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो ए वाला क्या करेगा? ए वाला के रिसिपेंट हो गया ना वहां पे, राइट। तो ए वाला रिसिपेंट हो गया, तो ए वाला क्या करेगा? बी और सी का जितना जीएसटी पे किया होगा उसकी क्रेडिट ले लेगा और जितना वो XYZ से टैक्स चार्ज किया होगा तो उसके साथ उसको एडजस्टमेंट करके और जो बैलेंस बचेगा वो गवर्नमेंट को ए पे करेगा। ओके। तो Clear? यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये है कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होने से यू कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ ITC। यस एग्जैक्टली। तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया वहां पे। जैसे यहाँ पे कार वाले में भी जो सप्लाइंग कार है, ये क्या है? सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो हो गया। सेम आपकी लाइन ऑफ कंपनी कार, बिजनेस हो गया। सपोज कीजिए कि मारुति से आपने कार परचेज किया और आप मारुति के डीलर हैं। सपोज कीजिए आप मारुति के डीलर हैं, तो आप मारुति कंपनी से कार परचेज किया और आगे आपने कस्टमर को बेच दिया। क्लियर? राइट। तो यहाँ पे जो बिलिंग होगी, मारुति वाला आपको बिल करेगा ना, तो मारुति वाला जब राइट। आपको बिल करेगा तो जीएसटी लगा के देगा और आप यहाँ पे क्रेडिट ले लेंगे। यहाँ पे भी तो कर रहा है आपको कि आप अगर इसके लिए यूज कर रहे हैं, ये सही मायने में अगर वो इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस है, तो क्रेडिट मिलेगी। वो तो आपको लॉ मेकर्स देने के लिए तैयार है। क्लियर? तो इसमें से कोई भी आइटम है जो इसमें मेंशन है, तो वहां पे अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस होगा तभी क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगी। चाहे वो बिजनेस एंटिटी ले रहे हो, अगर इंडिविजुअल्स कोई ले रहा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कोई भी बिजनेस एंटिटीज अगर इनमें से कोई भी सर्विसेज या गुड्स अगर ले रहा है तो उसको ITC नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सेल ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। किसी भी क्लब के या फिटनेस सेंटर के, जैसे जिम वगैरह होता है, उसकी जो हम मेंबरशिप लेते हैं या क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, तो अगेन जीएसटी चार्ज होता है उस पर मेंबरशिप के फीस पे। ठीक है? हाँ, लेकिन उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी इवन अगर कोई बिजनेस ही क्यों लेता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कंपनी है, वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उसको किसी जिम का मेंबरशिप दिलवा देता है। कंपनी कॉस्ट बियर करती है कि चलो अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए जिम का मेंबरशिप उसको दिलवा देते हैं ताकि वो फिट रहे। अब जो जिम वाला होगा वो बिल किसको करेगा? कंपनी को करेगा, राइट। इंक्लूडिंग द जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज है जिम का वो अवेल कर रहा है कंपनी और कंपनी फिर अपने एम्प्लॉय को पास आउट कर रहा है वो। लेकिन यहाँ पे आपकी कंपनी को, यानी कि आपकी कंपनी जो एक्चुअल बिल पे कर रही है, तो उसको जीएसटी की क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट है कि लास्ट यूजर है आप। ठीक है? रेंट ए कैब, ठीक है, इसमें सेम लाइन बिजनेस होने का कोई मतलब बेसिकली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी होगा यहाँ पे मेंबरशिप अगर कोई ले रहा है तो वो यूजर ही होगा। रेंट सर ए इसमें कैब इनपुट टैक्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया। नहीं, इनपुट टैक्स का यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी बिलिंग करेगा वो फिटनेस सेंटर वाला या हेल्थ सेंटर वाला मेंबरशिप के ऊपर, तो जिस किसी को भी मिलेगा वो उसके लिए एक्सपेंस माना जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर ITC नहीं मिलेगा तो उसको आप कहाँ दिखाएंगे? एक बुक्स ऑफ अकाउंट पे सोच के देखिए ना, जिस आइटम पे आपको ITC नहीं मिलेगा तो दैट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो आपको उसको एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा। क्लियर? राइट। नेक्स्ट है हमारा कैब जो हम लेते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो अगेन इसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जीएसटी के अंदर कवर है। आप अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें भी आपको जीएसटी चार्ज होता है। आप अगर कैब बुक करते हैं, कैब सर्विसेज अगर ले रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई क्रेडिट
नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशन सच एज LTC। ट्रैवल बेनिफिट के लिए खास करके जो टिकट्स वगैरह कंपनी क्या करती है, प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को LTC में। तो कंपनी क्या करती है कि टिकट बुक करवा के अपने एम्प्लॉय को दे देती है डायरेक्टली। अब उस केस में जो ट्रैवल एजेंट होगा वो जब कंपनी को बिल करेगा तो उस पर वो GST चार्ज करके पे करेगा, तो उसकी भी क्रेडिट हमें यानी हमारी कंपनी को नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वो ले रहे हैं और एज अ ट्रीटेड एज द लास्ट यूजर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन पे हम काम करते हैं ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर, तो उसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को हम हायर करते हैं, ठीक है, और उस पर अगर कोई बिलिंग हो रही है तो वहां पे भी GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दो चीज आएगा, एक तो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट। ये दोनों कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो बिलिंग पे, जैसे सपोज कि आपने घर बनाने के लिए या ऑफिस बनाने के लिए आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो बिल करेगा तो उसमें GST चार्ज होगा, तो हमारी कंपनी को उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। और जो G पॉइंट है ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट का मतलब है कि आप मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, लेबर को भी हायर कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मटेरियल वगैरह जो लाएंगे आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसमें भी तो GST चार्ज होगा, तो उसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपकी कंपनी है एक, सपोज कीजिए कि ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो या तो आप कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के करवाएंगे या फिर अपना जो एम्प्लॉय है वो आपका मटेरियल लेके आएगा, लेबर को बुला के लाएगा और फिर वहां पे बिल्डिंग बनाएगा या फिर जो भी डिजाइनिंग कराना है वो डिजाइन करेगा वो। तो दोनों सर्कमस्टांसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों सर्कमस्टांसेस में जो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा वो आप कंज्यूम करेंगे, यानी कि आपका बिजनेस उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है और लास्ट कंज्यूमर है, तो इसलिए वहां पे क्रेडिट नहीं मिलेगी जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स अगर कोई बिल आपको दे रहा है उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। सर इसमें बेसिकली हम लोग को दो चीज देखना है, एक है कि अगर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है कि नहीं, या फिर हमारा एंड यूजर कौन है, हु इज Exactly. कंज्यूमिंग द सर्विस और द लॉजिक गुड्स यही है, व्हाटएवर। हाँ, इस लॉ का लॉजिक यही है, ठीक है। हाँ, तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो अपने आप आंसर फटाफट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली। इन फ्यूचर रियल लाइफ में कभी भी अगर आप काम करते हैं और कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आते हैं जो एग्जैक्टली इससे मैच नहीं कर रहा हो, ऐसे आ हाँ सकते हाँ हैं। हाँ। अब एग्जैक्टली हम्म। मैच नहीं कर रहा है तो आपको लॉजिक यही लगाना है जो आपको सिखा रहा है। ये लॉजिक लगा के देखिए कि कहीं हम एंड यूजर तो नहीं है। अगर आप एंड यूजर हैं, ठीक है, और बाय द वे अगर वो कहीं क्लियरली इस लॉ बुक में वो पॉइंट मेंशन नहीं है और कल को अगर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट इसी ग्राउंड पे डिसीजन उठाएगा, ठीक है। जो वहां पे आर्गू होगा कोर्ट रूम में तो इसी पॉइंट पे होगा कि आखिर जब एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है तो फिर डिसीजन कौन से ग्राउंड पे होगा, तो लॉजिक ऑफ द लॉ मेकर क्या था, आखिर क्या कहना चाहता था, इसका प्रोविजंस का मेन थीम क्या था, किस बेसिस पे ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। और फिर जब उसको खोला जाएगा तो बड़ा क्लियरली आ जाएगा कि अच्छा आप एंड यूजर हैं, तो कोर्ट सीधे कहेगा कि ठीक है भाई आप एंड यूजर हैं तो यू कांट टेक द क्रेडिट, और अगर आपने क्रेडिट लिया हुआ है तो साफ साफ ये गलत है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। वेरी क्लियर, किसी भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से आप अगर कोई गुड्स लेते हैं और वो नॉन टैक्सेबल पर्सन GST के अंदर रजिस्टर्ड है और GST चार्ज करता है तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगेन पर्सनल कंजम्पशन है, आप सेल्फ कंज्यूम कर जाते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। सेल्फ कंजम्पशन बाय द ओनर बाय द एम्प्लॉय, जैसे सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस है गारमेंट्स का और आपने शर्ट का बिजनेस है सपोज कीजिए, अब शर्ट का बिजनेस है और आपने क्या किया कि 1000 शर्ट आपने मंगवाया, उसमें से 10 शर्ट अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया, फेस्टिवल का सीजन था या अपने फैमिली फंक्शंस के लिए आप लेके चले गए, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है। तो इसमें ITC आ गई। हाँ, तो जितना शर्ट आपने पर्सनल कंजम्पशन में लेके गए उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, आप पर्सनली कंज्यूम कीजिए, ऑनर कंज्यूम करता है ना। लेकिन अब यहाँ पे आ जाए अकाउंटेंट
इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी तक जो पॉइंट है वो सामने सामने ट्रांजैक्शन जब होगा तो उसी समय दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पर्सनल कंजम्पशंस जब आप परचेज किए होंगे उस समय हुआ ही होगा। अब 1000 शर्ट हमने शॉप के लिए मंगवाया, अब वो शॉप पे क्यों मंगवाया था? बेचने के लिए मंगवाया था। लेकिन 2 महीने बाद उसमें से 10 शर्ट हम उठा के घर लेके चले गए। कोई फंक्शन आ गया तो हम चलो सबको गिफ्ट देना है, 10 शर्ट हम लेके चले गए। तो जिस दिन परचेज हुआ होगा क्रेडिट की एंट्री तो आपने पास कर दी होगी अकाउंट में, सोच के देखिए। और 2 महीने बाद आप उसमें से 10 शर्ट लेके जा रहे हैं, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर वो पर्सनल कंजम्पशन है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो ऑलरेडी आप क्रेडिट ले चुके हैं पहले, तो क्रेडिट को क्या करना होगा? आपको वापस करना होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब जो भी अकाउंटिंग लिखता है वहां पे, या अकाउंटिंग चेक करता है, तो कहीं ऐसा सर्कमस्टांसेस तो नहीं हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन वाला एंट्री पास करेंगे तो उसके साथ जीएसटी को भी रिवर्ट करेंगे। जो आईटीसी लिए होंगे तो उसको आप रिवर्ट कर देंगे, नहीं तो फिर बाद में यही गलती हो जाएगी आपकी। क्लियर है? राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगेन इसका भी ट्रीटमेंट हम बाद में ही करते हैं। नॉर्मली लोग क्रेडिट लेता है, जैसे कहता है कि गुड लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ, गिफ्टेड और गिवन एज फ्री सैंपल। तो बड़े सारे तरीके बताए हुए हैं कि इनमें से किसी भी तरीके से आपका गुड्स अगर आपके यहाँ से चला जाता है, चाहे वो चोरी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या लॉस हो जाता है, या फिर किसी को गिफ्ट करते हैं, या इवन फ्री सैंपल में बांटते हैं, तो इन सब वजह से अगर वो बाहर निकल रहा है आपके यहाँ से, तो उस पर अगर कोई आप क्रेडिट लिए हुए हैं तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर क्रेडिट ले चुके हैं तो क्रेडिट को क्या करना होगा? आपको वापस करना होगा, रिवर्ट करना होगा। हाँ, लॉस्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आप देखेंगे कि सर्टेन लॉस जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस लॉस, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ये चीज समझते हैं? राइट सर। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंसेस नहीं? नो आइडिया? सर नॉर्मल लॉस तो मतलब इट्स लाइक कि आपका बिजनेस है तो ये रहता है कि आपका एक नॉर्मल लॉस हो सकता है। लेकिन कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस लॉस इज द नॉर्मल लॉस? अच्छा। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस अगर है तो उस पे आईटीसी का रिवर्ट नहीं करना, यानी उसके उस पे आईटीसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे स्टोलन है, अब स्टोलन भी लॉस है, जैसे तो एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल प्रोसेस लॉस अगर होता है, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है दैट लॉस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पे उस प्रोसेस में, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे वो प्रोसेस का नेचुरल टेक्निक, कैलामिटी हो गया। नहीं, नेचुरल कैलामिटीज के लॉसेस को रोकने के लिए यू हैव द ऑप्शंस। हम कह रहे हैं कि लॉस, दैट लॉस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन एनी वे, आइदर थ्रू द मशीनरीज, चाहे वो मैन पावर एंड XYZ कुछ भी हो। जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल 100 kg अगर हमारे टैंक में रखा हुआ है, तो क्या वो 100 kg सेल आउट हो सकता है? जब हम सेल करेंगे तो क्या 100 kg सेल आउट होगा? चाहे वो 10 दिन में बिके, 20 दिन में बेचें, 100 दिन में बेचें, कुछ ना कुछ वो क्या होगा, इवेपोरेट करेगा, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, पेट्रोल का नेचर ही ऐसा है। यस, जैसे सपोज करो कि कोई डेयरी बिजनेस में है। अब डेयरी बिजनेस वाला अगर 100 kg मिल्क परचेज करता है और उसको बॉयल करेगा, फिर वो उसमें से मिठाई बनाएगा या बॉयल करके बेचेगा, तो 100 kg मिल्क को अगर बॉयल करेगा तो कभी भी वो 100 kg नहीं बचेगा। आफ्टर द बॉइलिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इवेपोरेट करेगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जहाँ पे प्रोसेस लॉसेस होता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस करने में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, उसको हम कुछ भी कर लेंगे वो कंट्रोल नहीं हो सकता है, वो रुक नहीं सकता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। लेकिन अब नॉर्मल लॉस क्या होता है कि जिसको हम रोक सकते हैं, चाहे वो मशीन के जरिए हो, चाहे ह्यूमन बीइंग के जरिए हो, या टेक्नोलॉजी के जरिए हो, वो सारा जो होता है। जैसे अब चोरी है, अब चोरी को रोक सकते हैं ना आप, अगर प्रॉपर सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम अगर आपका डेवलप होगा तो वो चोरी से रुक सकते हैं। अगर मानो कि कोई अर्थक्वेक होता है या फिर आग लग जाती है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उसके जरिए से रोक सकते हैं। उससे भी नहीं होता है
तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वे टू प्रोटेक्ट सच गुड्स। लेकिन जो अभी हमने इससे पहले पेट्रोल वाला या मिल्क वाला एग्जांपल लिया, उसमें चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड बिठा दे, चाहे किसी को भी बिठा दे, क्या उसको वो रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता ना। तो प्रोसेस करने में वो लॉसेस होंगे। तो जितना परसेंटेज है, जैसे आप बिस्किट की फैक्ट्री में जाएंगे या आइसक्रीम की फैक्ट्री जहाँ बनती है, आइसक्रीम की फैक्ट्री में जाएंगे, तो जितना मिल्क या चीनी, शुगर या जो भी उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाता है, तो अगर सबको मिक्स करके और फिर जो आइसक्रीम का वेट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, लेकिन उतना आइसक्रीम का वेट होगा नहीं होगा वो, नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्टेज जाएंगे वहां पे अंडर द प्रोसेस। कुछ मशीन के अंदर लगा हुआ रह जाएगा, कुछ उसको ग्राइंडिंग करने में वेस्टेज हो जाएंगे, तो दैट परसेंटेज इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर आइसक्रीम की फैक्ट्री में जो वर्कर्स है वो सब अगर 5-5 किलो आइसक्रीम लेके घर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अगर आपका होता है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। अगर आपने क्रेडिट ले लिया है तो क्रेडिट आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि गुड लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ, गिफ्टेड, और ये सारे जो केसेज होंगे वो परचेज के बाद होगा। एट द टाइम ऑफ परचेज आपको नहीं पता होगा कि इसमें से कितना चोरी हो जाएगा, कितना हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, या कितना हम आगे गिफ्ट कर देंगे, या कितना हमें फ्री सैंपल में बांटना है, तो ये सब चीज का पता नहीं चलेगा। तो इसमें से किसी भी केसेस के जरिए से अगर आउटफ्लो ऑफ गुड्स होता है तो हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। ठीक है, टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड अगर आप करते हैं और उस केस पे अगर कोई चार्जेस अगर लगता है और उस पे अगर जीएसटी बनता है तो उसकी भी क्रेडिट नहीं कर पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज में आप चले गए। तो आप अगर खुद गलत किए हुए हैं और उस गलती की सजा मिल रही है आपको, और उस पे अगर जीएसटी आपको चार्ज हो रहा है, तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारे थे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जिसपे हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी इनपुट कैपिटल गुड्स या फिर इनपुट सर्विसेज को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, बिजनेस के अंदर या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो हमें क्रेडिट मिल जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज था, इस पे हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट, ये दिया हुआ है। अब बेसिकली हम थोड़ा सा बताते हैं आपको यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी कैसे यूटिलाइज करेंगे। आईटीसी का कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी आगे हम लोग चलेंगे कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे हमें आईटीसी लेने के लिए, कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा है कि आईटीसी मिलेगा किस पे, लेकिन आईटीसी मिलने के लिए भी बड़े सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो वहां पे जाने से पहले हम थोड़ा सा यूटिलाइजेशन बता दें, क्योंकि ये एग्जाम्पल यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। और अकाउंटिंग के लिए ये यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जीएसटी की तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बेसिकली हमने क्या जीएसटी में देखा, 3 जीएसटी देखा, CGST, IGST, आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, SGST, UGST। हाँ दोनों एक ही तरीके का होगा। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का सेम ट्रीटमेंट होता है, यूटीजीएसटी, ठीक है। तो जो भी परचेज करेंगे आप, अगर इंट्रा में होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा, यही होगा ना, राइट। और अगर इंटर स्टेट होगा तो उस केस में अब इसकी हमारे पास क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। तो इनपुट क्रेडिट जो हमारे पास होगा, इस 3 तरीके का इनपुट क्रेडिट होगा। इनपुट क्रेडिट जिसको हम आईटीसी बोल रहे हैं, तो इस परचेज पे हमारे पास क्रेडिट मिलेगी। अब इस क्रेडिट का यूटिलाइज कैसे करें, ठीक है। तो इनपुट क्रेडिट जो यूटिलाइज होगा उसके लिए क्या एक्ट कहता है, लॉ क्या कहता है। आईजीएसटी की क्रेडिट अगर है तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। अब हमारे पास अगर इनपुट आईजीएसटी है तो उसका यूटिलाइज कहां करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी का। यानी कि कभी अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई किए हैं
तो उस पर जितना जीएसटी बनेगा हम देखेंगे कि इनपुट आईजीएसटी हमारे पास कितना है, दोनों को एडजस्ट कर देंगे और फिर अगर बैलेंस कुछ बचता है पॉजिटिव तो हमें कैश में गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बच गया, जैसे सपोज करिए कि इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 1000 था और आउटपुट आईजीएसटी सिर्फ 500 आया, तो इसका मतलब है कि 500 यूटिलाइज कर लेंगे, कैश पेमेंट हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और 500 इनपुट आईजीएसटी बचा हुआ रहेगा। फिर नेक्स्ट पीरियड में जब फिर सप्लाई कभी होगा हुआ तो हमारे पास हाँ, तो हम लोग फिर से एडजस्ट करेंगे, फिर से एडजस्ट कर लेंगे। करेक्ट। राइट। अब अगर सपोज कर लीजिए कि आउटपुट आईजीएसटी एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपके पास इनपुट आईजीएसटी है, तो इसका एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे, यू कैन एडजस्ट थ्रू द आउटपुट सीजीएसटी या फिर आउटपुट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, दोनों में से कोई भी होगा, यूटीजीएसटी। अब यहाँ पे हमने स्लैश लगा दिया। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि 1000 हाँ, आपके पास इनपुट आईजीएसटी था और आउटपुट हमारा 500 आईजीएसटी का हुआ, तो 500 एडजस्ट कर लिए तो 500 बचा हुआ है। अब अगर मान लो कि हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं है, ठीक है, और 500 सीजीएसटी और 500 एसजीएसटी की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस आईजीएसटी के साथ उस सीजीएसटी को एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, सर मतलब फर्स्ट में क्या था कि 1000 और 500 था इनपुट एंड आउटपुट, तो हमारे पास 500 तो बैलेंस ही बच जा रहा था आईजीएसटी। बट नेक्स्ट में मान लीजिए कि रिवर्स कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास इनपुट है 500 बट आउटपुट बन रहा है 1000, तो हमें 500 कैश गवर्नमेंट को पे कर देना है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट है 1000, ओके, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट है 0, अच्छा, और आउटपुट जो है वो 500 का आईजीएसटी है, 500 का सीजीएसटी है और 500 का एसजीएसटी है, अच्छा, यानी कि टोटल लायबिलिटीज हमें कितनी पेमेंट करने की है, 1500। इन दैट सर्कमस्टांसेस हम क्या करेंगे कि आईजीएसटी का जो इनपुट होगा उसका एडजस्टमेंट पहले हम आउटपुट आईजीएसटी से कर लेंगे। क्लियर है? सर मैं एक बार ना ये नोट कर लेती हूँ, हाँ, थोड़ा नोट सा कर लीजिए। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, नोट कीजिए। सर एक बार वो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला एक बार विद एग्जांपल एक बार बताइए ना। इसमें इसको लिख देता हूँ फिर। हाँ सर। ये प्रॉपर पूरा रूल मैंने लिख दिया, पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, हाँ सर। फिर मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। हाउ टू यूटिलाइज द इनपुट क्रेडिट, बेसिकली ये रूल हमारा ये कहता है, हाउ टू यूटिलाइज द इनपुट क्रेडिट।
So Can you explain? हेलो, हाँ सर। देखिए ये रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर आईजीएसटी की क्रेडिट होगी तो आईजीएसटी के क्रेडिट का सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एडजस्टमेंट किसके करेंगे, हम आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अगर बैलेंस बच जाता है तो हम सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी इस दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन बिजनेस कि पहले हम एसजीएसटी से कर लेंगे बाद में सीजीएसटी से करेंगे, या पहले सीजीएसटी से कर लेंगे बाद में एसजीएसटी से करेंगे। तो ये फ्रीडम हमारे पास है। इनिशियली जब एक्ट बना था तो ऐसा नहीं था, पहले था आईजीएसटी देन सीजीएसटी देन एसजीएसटी, लेकिन राइट नाउ यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में आपका डिस्कशन अब चलेगा। अगर हमारे पास सीजीएसटी का क्रेडिट होगा तो फर्स्ट हम यूटिलाइज करेंगे आउटपुट सीजीएसटी से, और फिर भी बैलेंस बच गया तो हम आउटपुट आईजीएसटी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो थर्ड है हमारा क्रेडिट वाला एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, तो इसका इस्तेमाल हम पहले आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में करेंगे और फिर अगर बच गया तो ये आईजीएसटी में करेंगे। सॉरी, ये आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी में करेंगे। अब अगर इस तीनों को देखेंगे ना तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी इस दोनों के बीच में यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आपके पास सीजीएसटी में क्रेडिट है और लायबिलिटी किसकी है, एसजीएसटी की, तो सीजीएसटी के क्रेडिट से एसजीएसटी की लायबिलिटी को यानी कि आउटपुट को एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, या फिर वाइस वर्सा एसजीएसटी का भी सीजीएसटी से नहीं है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में हम क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी एक दूसरे के साथ क्रॉस यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है कि पहले आपको सेम में यूटिलाइज करना होगा। आईजीएसटी है तो पहले आप आईजीएसटी का पूरा यूटिलाइज कर लीजिए, अगर बैलेंस बचेगा तभी आप दूसरे में करेंगे। सीजीएसटी का यूटिलाइज करना है क्रेडिट तो पहले आप सीजीएसटी की पूरी पेमेंट कर दीजिए एडजस्टमेंट करके, और फिर आप उसका बैलेंस बच जाता है तब आप उसको आईजीएसटी से कर सकते हैं, और सिमिलरली एसजीएसटी का। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी कितना है 1000 और आउटपुट आईजीएसटी कितना है 500, तो हम क्या करेंगे पहले आउटपुट आईजीएसटी इसमें से एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो 1000 में से जब 500 एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बैलेंस 500 इनपुट आईजीएसटी बच जाएगा हमारा। अब इस 500 का यूटिलाइज, अब यहाँ पे रूल देखिए, बैलेंस बच गया तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी से कर सकते हैं। अब अगर हमने सीजीएसटी से कर लिया एडजस्टमेंट तो बैलेंस एसजीएसटी जो है इसको पेड करना होगा बाय कैश। ठीक है, ठीक। या फिर अगर एसजीएसटी का यूटिलाइज करेंगे तो फिर सीजीएसटी कैश में पेड करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब समझ रहे हो। आगे ना, तो ऐसे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी करेंगे। हम बहुत सारे अभी एग्जांपल्स उठाएंगे, अभी बहुत सारे आपके बुक्स में क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकली, तो अभी हम वहीं पे चल रहे हैं और फिर इस एग्जांपल को देखेंगे तो और क्लियर होगा। ये एग्जांपल देखिए, अब ये एग्जांपल देखिए, जो चीज़ अभी हमने समझाया है सेम वही पैटर्न पे यहाँ पे एग्जांपल पढ़िए और देखिए नीचे सॉल्यूशंस गिवन है। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? ठीक।
सर उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स ठीक है, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट वाला। देखिए सबसे फिर पहले ये क्या है, वैल्यू ऑफ रिसीप्ट हाँ जो है ये वाला क्या है एक मिनट, राजू? फर्स्ट लाइन का रहा है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ हाँ। गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट 600, हम्म। यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, राइट। ठीक तो है। अब एसजीएसटी इंट्रा, सीजीएसटी। हाँ तब इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस पर हम कौन सा टैक्स पे करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेंगे। हम्म। अब अगर रेट हमारा 20% है तो 10% एसजीएसटी होगा और 10% सीजीएसटी होगा। राइट। तो 16 रुपीज आपका 600 पे क्या हो गया, एसजीएसटी और 60 सीजीएसटी। इस ट्रांजेक्शन पे 120। आईजीएसटी लगे, आईजीएसटी नहीं लगेगा। अब राइट। आगे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंटर स्टेट। अब जो दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू कितनी है आपकी 600 की। अब इस पे हमें कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी आईजीएसटी। आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो 600 राइट। का 20% निकालेंगे तो 120 रुपीज आईजीएसटी, यानी कि 60 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी एसजीएसटी की हो गई, 60 रुपीज सीजीएसटी की हो गई और 120 आईजीएसटी की हो गई। यहाँ तक क्लियर है। राइट। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन देखिए, लास्ट नहीं, लास्ट से पहले वाला लाइन, वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम परचेज कर रहे हैं, रिसीवर हैं हम, तो हम जो गुड्स और सर्विस रिसीव किए हैं और वो किस में किए हैं, इंटर स्टेट में किए हैं, और कितनी वैल्यू का किए हैं, 1000 का। तो हम जब रिसीव किए होंगे गुड्स 1000 का इंटर स्टेट में, तो कौन सा आईजीएसटी पे किए होंगे, आईजीएसटी इंटरस्टेट है। आईजीएसटी। तो 1000 का रेट क्या है, 20%, तो 1000 का 20%। 20% कितना होगा, 200। 200। तो 200 रुपीज की हमें क्या होगी, क्रेडिट होगी। सर ये हम अब लोग का इनपुट हो रहा है कि आउटपुट हो रहा हाँ है? नहीं, इनपुट ही होगा ना। इनपुट है, अच्छा। हाँ इनपुट ही तो होगा। जब हम परचेस हाँ। करेंगे, जब हम गुड्स और सर्विसेज रिसीव करते हैं और उस समय जो टैक्स हम पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ। हाँ तो वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट 1000 है और उस पर हमने 20% जीएसटी पे किया है, तो 200 की हमें क्या मिल गई, क्रेडिट मिल गई। क्रेडिट। ठीक है, 200 की क्रेडिट मिल गई। अब इस क्रेडिट का हम यूटिलाइजेशन करेंगे, जो अभी हमने यूटिलाइजेशन रूल पढ़ा कि अब आईजीएसटी का क्रेडिट है हमारे पास 200, और सबसे पहले आईजीएसटी का आउटपुट कितना है हमारा 120। तो 200 में से 120 जब एडजस्ट कर देंगे तो टैक्स की लायबिलिटीज आईजीएसटी की कितनी हो जाएगी हमारी, 0। 0। ठीक है, अब बैलेंस कितना बच जाएगा आईजीएसटी का हमारे पास, 80। 80 रुपीज। अब हाँ। उस 80 में से या तो हम सीजीएसटी की पेमेंट कर देंगे या एसजीएसटी की कर देंगे, वो हमारी मर्जी पे है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में उसने क्या किया है, 60 रुपीज का सीजीएसटी पेमेंट कर दिया। हाँ। अब बैलेंस कितना बच गया, सीजीएसटी का तो निल हो गया, तो बचा तो 20। 20 रुपीज बच गया, तो 20 रुपीज हम एसजीएसटी से एडजस्टमेंट कर दिए, अच्छा। और जो बैलेंस बच गया वो गवर्नमेंट को हम लोग को पे करना है, कैश में पेमेंट कर देना है। ठीक है, कैश में अब हमने पेमेंट कहा कर। कि यहाँ पे जो रूल बताया था कि हम पहले एसजीएसटी को भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि हम एसजीएसटी का 60 रुपीज का पेमेंट कर देते तो सीजीएसटी की 20 पेमेंट करते और 40 सीजीएसटी के अकाउंट में गवर्नमेंट को कैश जमा करते। ये देखिए, ये अच्छा। उसी ये अच्छा, इसमें ये ऐसा मैंडेटरी है कि आईजीएसटी सीजीएसटी यही सीक्वेंस पे जाना है? हाँ, वो हमने जो अभी सीक्वेंस लिख के दिखाया कि फर्स्ट इसको करेंगे फिर सेकंड में इसको करेंगे, तो वो सीक्वेंस है। एसजीएसटी और सीजीएसटी का जो सीक्वेंस है वो आपस में आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम यूटिलाइज किसको करना है, आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन करना है तो हम जिसमें ऐसा इन कभी लोग नहीं कर ने सकते। डिफरेंशिएट करके करा है, जैसे हम लोग अगर एसजीएसटी को कर लिए तो फिर हाँ सीजीएसटी में 40 रुपीज का खड़ा हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन ऑलवेज आईजीएसटी का पहले हम आईजीएसटी से यूटिलाइज करेंगे और जब बैलेंस बचेगा तभी हम यहाँ आएंगे, ये याद रखिए। हाँ हाँ। फर्स्ट राइट। यूटिलाइज आईजीएसटी देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एज द केस में। एक और एग्जांपल है, नीचे देखिए, एग्जांपल 2।
से ये तो सिंपली था। हाँ, इसमें कुछ था ही नहीं। आईजीएसटी का आउटपुट था, आईजीएसटी का आपका इनपुट था वो दोनों को ये करके। हाँ, दोनों सेम था। चलिए, अब ये है आपके पास कंडीशंस। जब तक आप इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसे पहला कंडीशंस आपको कहता है कि आपको क्रेडिट लेने के लिए आपके पास कोई लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो टैक्स इनवाइस है, डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, तो इस ढंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जीएसटी अलाउड करता है, तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए जिसको क्रेडिट लेना है, यानी कि रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, जो भी गुड्स एंड सर्विस आपने रिसीव किया है वो आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए, यानी कि सर्विस अवेल कर लिया आपने, गुड्स आपके पास पहुंच चुका है, गुड्स आपके हाथ हैंड में है, तभी ये मिलेगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। थर्ड कंडीशन है कि टैक्स हैज एक्चुअली बीन पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपके हाथ में तो है नहीं, जो आपने सर्विस या गुड्स परचेज किया है तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा, तो उस पर टैक्स तो सप्लायर पे करेगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, अगर सप्लायर गलती से टैक्स पे नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इसलिए ये भी कंडीशन एक बड़ा यूनिक कंडीशन है। फर्निशिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, यानी कि आप कहता है कि आप जीएसटी का रिटर्न भी फाइल प्रॉपर्ली टाइम पे कर रहे हैं। अगर जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल किए हुए हैं तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये चार तो इमीडिएटली आपको चेक करना है, और इमीडिएटली आप चेक करेंगे ये चारों फुलफिल है तभी क्रेडिट लेंगे, नहीं तो क्रेडिट को आप डेफर करके रखेंगे। जब तक ये कंडीशंस पूरा नहीं होगा तब तक आप क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर क्रेडिट ले लिया गलती से और आगे इसमें से कोई भी कंडीशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप गलत क्रेडिट लेने के प्रोविजंस में चले जाएंगे। ठीक है, और रॉन्ग क्रेडिट लेने पे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो चार्ज हो जाएगा आपका, तो ये चीज हमेशा रखिएगा। उसके बाद का जो कंडीशंस है ये बड़ा ही यूनिक कंडीशंस है जीएसटी में। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी टैक्सेशन लॉ में खासकर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा प्रोविजंस था। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपने परचेज किया है, जो सर्विसेज आपने ली है या गुड्स आपने रिसीव किया है, तो रिसीवर जो है 180 डेज में उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली जो क्रेडिट पे सामान होगा वो कितने दिन तक चलेगा, 180 डेज। अगर आपने 180 डेज में उसके बिल का पेमेंट नहीं किया तो जो भी क्रेडिट आपने लिया हुआ है उस क्रेडिट को क्या करना होगा, वापस कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्रेडिट ले चुके होंगे। जब ये चार कंडीशंस पूरे हो गए होंगे तो ऑलरेडी आपके बुक में क्रेडिट की एंट्री हो गई होगी, इवन क्रेडिट को आप यूटिलाइज भी कर दिए होंगे। लेकिन अगर गलती से आपने 180 डेज में, जिस दिन इनवाइस का डेट होगा उस डेट से 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं की तो जितनी क्रेडिट इस पे लिए होंगे उस इनवाइस के ऊपर उसको आपको रिवर्ट करना होगा, वापस करना होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आईटीसी नॉट अलाउड इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट्स, कैपिटल गुड्स का मतलब फिक्स एसेट्स नॉर्मली। अब उस पे अगर आप इनकम टैक्स का कंसेप्ट होगा पता तो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सारे डेप्रिसिएबल एसेट्स पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपका जो वहां पे इनकम है वो इनकम रिड्यूस होता है और उस पर टैक्स, इनकम टैक्स कम बनता है। यानी कि जितना ज्यादा टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अकॉर्डिंगली इनकम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और टैक्स लायबिलिटीज, डायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटीज वहां पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई भी कैपिटल गुड्स है और उस पर अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है तो या तो आप डेप्रिसिएशन ले लीजिए या फिर आईटीसी लीजिए, इस दोनों में से कोई एक ही अलाउड होगा। अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो वहां पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं करना होगा, और अगर डेप्रिसिएशन सॉरी आईटीसी नहीं लिया है तो वहां पे डेप्रिसिएशन आप लीजिए। तो आइदर अवेल द डेप्रिसिएशन और आईटीसी। कौन से पोर्शन पे, जो टैक्स कंपोनेंट होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपीज का आपका मशीन है और उस पे 12% का जीएसटी लगता है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 1,12,000। 12,000। तो 12,000 का आईटीसी अगर ले लेते हैं तो फिर उस 12,000 पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा, 1 लाख पे मिलेगा। 1 लाख।
हाँ, और अगर आपने 1,12,000 पे अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर वैसे डेप्रिसिएशन तो हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स पे ही लेते हैं, लेकिन मतलब वही वैल्यू तो ऑफ यहाँ पे कर रहा एसेट है, पे। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स में जो आपका टैक्स वाला कंपोनेंट्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स वाला, उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट में ऐड कर देते हैं ना। जैसे आपने एक मशीन खरीदा और मशीन को आप कोलकाता से सपोज कीजिए कि हम दिल्ली लेके आ रहे हैं और वहां पे हमें 5,000 रुपीज ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट करना पड़ा, तो हमारा मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,00,000 प्लस 5,000, 1,05,000। 5,000। अगर मान लो कि 25,000 हमें मशीन को इंस्टॉल करने में इंजीनियर्स को इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ा, तो हमारे मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,30,000। तो डेप्रिसिएशन हम 1,30,000 पे चार्ज करेंगे ना। तो सिमिलरली अगर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। तो अगर आप कैपिटलाइज करेंगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, याद रखिए। यानी कि कैपिटलाइज करके अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आईटीसी अवेल नहीं होगा। लेकिन अगर आप आईटीसी चार्ज कर देंगे तो फिर मशीन की वैल्यू में टैक्स वाला जो यानी कि जो जीएसटी का कंपोनेंट्स होगा उसको माइनस करके फिर जो डेप्रिसिएशन आएगा वही वैल्यू आप इनकम टैक्स में चार्ज करेंगे। तो ये रूल ये कहता है। तो अकाउंटेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन है, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोविजंस को डिसोबे कर देगा वो। एंड द लास्ट बेसिकली कंडीशंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट बता रहा है कि कब तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो क्लेम आईटीसी बिफोर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर following the financial year to which the invoice pertains or before filing annual return whichever is earlier। ठीक है, तो ये दो डेट आपको बताता है और इस दो डेट में जो पहले डेट आएगा उस डेट तक आपको क्या करना है, सारे के सारे आईटीसी आपको ले लेने हैं, अवेल कर लेने हैं। एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं टाइम। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 2019 और 20 है, यानी कि 31 मार्च 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20। अब कह रहा है कि इसका जो आईटीसी अवेल होगा उसका लास्ट डेट क्या होगा, उसके लिए दो डेट आपको बताया। पहला कह रहा है कि सितंबर मंथ का सितंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, सितंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021। जी हाँ। ठीक है, 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सितंबर का। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो रिटर्न फाइल करते हैं वो अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट आ जाएगा वो डेट क्या आ जाएगा हमारा, 20 अक्टूबर। कौन सा ईयर होगा, 2020। ठीक है, और दूसरा डेट कहता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कौन से ईयर का, जो जिस फाइनेंशियल ईयर के क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट होता है, इसका जो ड्यू डेट है, इसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन वहां पे देखेंगे कि कह रहा है कि एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये ईयर कौन सा हो जाएगा, 2021। और डेट क्या आ जाएगा, लास्ट डेट क्या होगा इसका, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। अब सपोज करो कि किसी ने, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 31 दिसंबर को ही वो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है और सितंबर का रिटर्न 20 अक्टूबर को फाइल करना है। तो इस दोनों में से जो पहले डेट आएगा, यानी कि 20 अक्टूबर तक आपको, 20 अक्टूबर से पहले पहले तक आपको 19-20 का 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 का जितना भी आईटीसी है वो आपको अवेल कर लेना है, क्लेम कर लेना है। अगर यहां तक नहीं करेंगे तो फिर वो आपका बेकार हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ। अब अगर मान लीजिए कि एनुअल रिटर्न कोई जल्दी फाइल कर देता है, सपोज कीजिए कि 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हुआ और यहाँ पे कोई सितंबर में रिटर्न फाइल कर देता है एनुअल रिटर्न। अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक कंडीशंस ले लिया, इफ एनुअल रिटर्न filed on
15 सितंबर 2020। अब यहाँ पे लास्ट डेट क्या होगा? यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ आईटीसी क्लेम क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट होगा रिटर्न फाइल करने का, वो कौन सा डेट होगा? सॉरी, आईटीसी लेने का। तो किस डेट तक आप 1920 का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? रूल क्या कहता है? अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर का जो रिटर्न फाइल होगा वो डेट, और एनुअल रिटर्न जो फाइल होगा वो डेट, इस दोनों में जो डेट पहले आएगा अर्लियर। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सितंबर का रिटर्न कब फाइल कर रहा है वो? अक्टूबर का। सितंबर का रिटर्न कभी भी फाइल करेगा तो 30 सितंबर के बाद ही फाइल होगा, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो जब भी जाएगा तो अक्टूबर में जाएगा। सितंबर का रिटर्न जब भी फाइल होगा तो अक्टूबर में फाइल होगा। अब यहाँ पे एनुअल रिटर्न वो 15 सितंबर को ही फाइल कर दिया है, तो इसका मतलब है कि यही डेट हमेशा पहले आएगा इस दोनों में से। तो 15 सितंबर पहले आ गया, तो इसका मतलब है कि 15 सितंबर से पहले पहले हमें सारे आईटीसी क्लेम कर लेने होंगे। तो इस दो डेट को फाइंड आउट करना होगा कि सितंबर का रिटर्न आपने कब फाइल किया है और एनुअल रिटर्न आपने कब फाइल किया 1920 का। इस दोनों डेट में जो डेट पहले आएगा उस डेट से पहले पहले सारे आईटीसी पिछले फाइनेंशियल ईयर के आपको क्लेम कर लेने हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो अनयूटिलाइज रह जाएगा, उसका फिर आगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये प्रोविजंस क्लियर है। तो ये सारे कंडीशंस थे यहाँ पे कि ये सारे कंडीशंस जब आप अवेल करेंगे तभी आपको क्रेडिट मिलेगी। तो ये कंडीशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने देखा कि क्रेडिट किसके किस पे मिलेगी, क्रेडिट किस पे नहीं मिलेगी, और क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करने हैं। तो इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तभी हमें क्रेडिट मिलेगी। और इसका ये फ्लो चार्ट बना के इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा रिवर्सल। अब जब कंडीशंस पूरा नहीं होगा तो उस केस में क्रेडिट आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। जैसे हमने कहा कि 180 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स करना होगा। पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जितने भी वहां पे देखे थे, जैसे लॉस हो गया आपका, अबनॉर्मल लॉस हो गया, आपने गिफ्ट बांट दिया, तो उस केसेस में ये सारे आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट और मशीनरी ऑन व्हिच इनपुट टैक्स क्रेडिटर्स क्लेम्ड, तो अगेन आपको उस पर जो क्रेडिट होगी वो रिवर्स करना होगा। अगर कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, यानी कि परचेज किया रॉ मटेरियल्स तो उस पर आपने जीएसटी पे किया, लेकिन उस मटेरियल से जो आपने आउटपुट बनाया यानी जो फिनिश गुड्स बनाया उसको गवर्नमेंट एग्जाम किया हुआ है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो अगेन आपको उस पर जो इनपुट आपने लिया होगा उसको आपको रिवर्स करना होगा। क्रेडिट नोट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स पता है? सर नहीं, नहीं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पता सर, नहीं। चलिए तो यहाँ तक एक बार रिवीजन कीजिएगा। आज तो बस टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो ठीक इनपुट है। सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, सर कल एक बार ठीक है, रिवर्सल से ना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक। रिवर्सल हाँ मीन्स यहाँ से, हाँ ठीक है, सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्सल। हाँ, तो यहाँ तक आप कर ठीक, लीजिएगा, फिर यहाँ से हम फिर से समझा देगा। ओके, ठीक, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर।